मैंने आज तक अपनी एक्टिव इनकम पे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। ऐसा नहीं मैंने जॉब छोड़ के ट्रेडिंग करी हो या जॉब छोड़ के इन्वेस्टमेंट करी हो, पर इस इन्वेस्टमेंट ने मेरी जॉब छुड़वा दी। सी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है ना, वो एक इंग्लिश कॉन्सेप्ट नहीं है, वो हमारे शास्त्रों का कॉन्सेप्ट है। मजा क्या है कि ये अंग्रेजों को ना पैकेजिंग, मार्केटिंग, ब्रांडिंग करनी बहुत अच्छी आती है। भगवत गीता में 6 चैप्टर में इसके ऊपर बहुत चीजें लिखी हैं। अर्जुन ने कृष्ण को बोला था कि भाई जो है, मैं एक बार को विंड को कंट्रोल कर सकता हूँ पर माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाता। लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन के जो प्रोसेस को हम इन्वेस्टिंग जर्नी में कैसे यूज कर सकते हैं? भाई, जिस आदमी ने $200 बिलियन जिसके पास कैश पड़ा है, मतलब रिलायंस की मार्केट कैप जितनी है उतना तो कैश पड़ा है उनके पास, तो कुछ तो उस भाई ने अचीव किया। बिल्कुल सही। आपने मुझे बाहर एक बात बोली थी जो कि मुझे बहुत छू गई कि अगर आप जरूरत से ज्यादा इंटेलिजेंट हो, हाँ, तो इन्वेस्टिंग जर्नी में बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आप फेल हो जाओगे। बिल्कुल। चूहा क्या करता है? आता है, कुतरता है, चला जाता है, आता है, कुतरता है, चला जाता है, आता है, कुतरता चला जाता है, फिर एक दिन एक जाल में फंस जाता है और जाल में फंस के मर जाता है। ठीक है, ये आम ट्रेडर की जिंदगी। इनको किसी ने इनको पूछा कि भाई आप ट्रेडिंग किससे सीखते हो, तो बोलते मैं टोनी रॉबिन्स से सीखता हूँ। टोनी रॉबिन्स को थोड़ी आती है ट्रेडिंग, है वो तो माइंड कोच है, वो तो NLP करता है, माइंडसेट पे काम करता है। बोलते वही करना है। हेनरी फोर्ड ने एक बात कही थी कि यू थिंक यू कैन डू इट एंड यू थिंक यू कांट डू इट, in both the cases you are always right. Wow, yes. Gratitude plays a very big role. If you start thanking God for everything you have, God will give you more. जब इतना ज्यादा मार्केट अनसर्टेन है तो उस दौरान पॉजिटिव माइंडसेट को कैसे रखा जाए? आप डॉक्टर बनने में 5 साल लगता है, हाँ। 5 साल बाद आप 16 घंटे काम करते हो तो आपको 20,000 रुपए महीना मिलते हैं। तो यार स्टॉक मार्केट से क्या नाराजगी है? यहाँ आपको चाहिए मैं 3 दिन में सीख लूं, चौथे दिन आऊं और मैं दिन का 20,000 कमाऊं। यार कैसे पॉसिबल है यार? एक फ्रेशर बंदा है, नया बंदा है, वो अपनी इन्वेस्टिंग की जर्नी शुरू करना चाहता है, तो आप उसको क्या सलाह देंगे? उसका रोड मैप लाइफ का क्या होना चाहिए या इन्वेस्टिंग का क्या होना चाहिए? हेलो गाइस, माय नेम इज अमित कुमार और आज हमारे पॉडकास्ट पे कुछ अलग होने वाला है। बहुत सारे लोगों ने बोला था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी को ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग या पैसे ज्यादा कमाने के लिए कैसे यूज किया जा सकता है। तो उसके लिए आज हमारे पॉडकास्ट पे एक बहुत ही बड़े एक्सपर्ट हैं, संजय जी, जिन्होंने एक, आप कह सकते हैं कि हर कोई ये सोचता है कि मैं अपनी लाइफ में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव करूंगा बिफोर 40। ही इज द पर्सन जिसने वो अचीव कर लिया और वो सारे सीक्रेट, ट्रेडिंग सीक्रेट, स्टॉक मार्केट के सीक्रेट, SIP के सीक्रेट, इन्वेस्टिंग के सीक्रेट, वो सारे के सारे शेयर करने वाले हैं ताकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करके हम भी वो सारी की सारी चीजें अचीव कर पाए। तो संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। मैं इतना खुश हूं आज कि मैं आपको बता रहा हूं कि मैं हमेशा से, बहुत सारे लोग मुझे सवाल करते थे कि यार क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज करके मैं अपनी इन्वेस्टिंग की जर्नी को मल्टीप्लाई कर सकता हूं या पैसे कमा सकता हूं। तो मुझे कोई सही बंदा नहीं मिल रहा था जो इस बारे में बात कर पाए। और जब मैंने आपके कुछ पॉडकास्ट देखे तो मुझे लगा कि यार आपसे बेहतर कोई इंसान नहीं हो सकता जो इस बारे में अपनी पूरी नॉलेज को शेयर करने के लिए तैयार है। चलो, आई ट्राई टू जस्टिफाई जो आपने सोचा है कि आपको जितना पॉसिबल होगा इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन और ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग जो जर्नी है लाइफ में लोगों की, उसके साथ मैरी करके कैसे अच्छा रिजल्ट पाया जा सकता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो हम शुरुआत करते हैं। पहले मैं आपके बारे में और जानना चाहता हूं ताकि ऑडियंस को भी आपके बारे में, आपकी जर्नी के बारे में पता चले कि हाउ यू गॉट इनटू इट फ्रॉम द बिगिनिंग की अगर हम बात कर सकते हैं तो बेसिकली मैं श्री गंगानगर करके एक जगह है राजस्थान में, वहाँ मेरा बर्थ हुआ था। मेरे फादर जो हैं वो पहले एक बिजनेस फैमिली में थे, बट देन ही डिसाइडेड टू नॉट कंटिन्यू बिजनेस। तो उन्होंने अच्छी पढ़ाई करी, वेरी हाईली एजुकेटेड जेंटलमैन, और उन्होंने BSc करी, MSc करी, टॉपर रहे, और उसके बाद 1979 में ONGC ज्वाइन कर लिया। ONGC में जो है रोटेशनल जॉब्स होते हैं, आपको शिफ्ट करते रहना पड़ता है। तो शुरुआत हुई बड़ौदा से, और बड़ौदा के बाद आसाम, एंड 1991 में हम आसाम से मुंबई आ गए थे। तो मुंबई आए तो सपनों का शहर है मुंबई, और फिर मेरी पूरी पढ़ाई वहाँ पे हुई। मैंने वहाँ पे अपनी स्कूलिंग करी, अपने इंजीनियरिंग करी, MBA इन फाइनेंस करी वेलिंगकर से, और वहीं पे मेरा जॉब करियर स्टार्ट हुआ। और करीबन 1991 से 2013 तक मैं 22-23 साल जो है मुंबई में ही रहा। अच्छा। और फिर मैं दिल्ली शिफ्ट कर गया 2013 एंड 14 बिगनिंग में, और तब से फिर अप्रॉक्सीमेटली यहीं हूँ, बीच में 1-2 साल नहीं था, पर लास्ट 10 ईयर्स में दिल्ली में रहा हूँ। तो मेरी जो पर्सनल जर्नी इसमें रही है वो ये रही है कि मेरे फादर का बहुत इन्फ्लुएंस रहा है मेरी पूरी जर्नी में। okay. और इन्फ्लुएंस ऐसे रहा है कि पहली चीज़ तो वो मैथ्स में बहुत अच्छे हैं, तो उनका ये फोकस रहता था कि मैं भी मैथ्स में अच्छा हूँ।
तो वो कभी पिटाई खा के, कभी डांट खा के, कभी अब खुद से, पर मैथ्स में अच्छे हो गए। तो नंबर्स के साथ एक बहुत अलग व्यवहार हुआ हमारा। उसके बाद फिर बहुत सारी वो लर्निंग्स देते थे लाइफ की, तो उसके चलते हमने 12th में मैंने बहुत अच्छा स्कोर किया। मेरा पीसीएम का स्कोर 98% था। वाह। तो एंड आई वाज 194th इन मुंबई। मेरा रैंक, बॉम्बे रैंक वाज 194, तो आई कुड गेट इनटू द बेस्ट प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ बॉम्बे एट दैट टाइम। और जो मेरा एक एम था, ड्रीम था कि यार मैं इस कॉलेज में पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि वो मेरे घर से 600 मीटर दूर था। और वो बेस्ट प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज था, डीजे सानवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। तो बड़ा अच्छा लगता था कि 600 मीटर दूर आपका इंजीनियरिंग कॉलेज, नहीं तो लोगों को बेचारों को गाँव कूचे में जाना पड़ता है, हॉस्टल में रहना पड़ता है। बट मेरे लिए इट वाज जस्ट वॉक अवे। मतलब लेक्चर चालू होता था तो तब मोबाइल्स नए नए आए थे, तो फ्रेंड्स SMS करते थे, भाई लेक्चर चालू हो गया, तो मैं घर से निकल के जाता था। सो दैट वाज व्हाट हैपेंड देयर। एंड उसके बाद इन्वेस्टिंग जर्नी में पापा का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस ऐसे रहा कि उन्होंने मुझसे बहुत क्लरिकल काम कराया। तो क्लरिकल काम का मतलब हो गया, एक तब है ना डिविडेंड्स के चेक आते थे, फोलियो, एक फोलियो होता था, एक चेक होता था। तो फोलियो में डिस्क्रिप्शन होता था, फिर चेक में अमाउंट होता था। तो मैं एक 40 रुपए का चेक हुआ, 70 रुपए का चेक हुआ, 200 रुपए का चेक हुआ, जाके बैंक में डिपॉजिट करता था। तो वो पेन स्लिप भरना, उसके फोलियो भरना, उस पर स्टैंप लेना, ये सारी चीजें मैंने क्लरिकल काम करके सीखी। फिर पहले डीमैट में जब सेटलमेंट होते थे, जो लोग भाई शेयर करते थे, सेल करते थे शेयर, तो आज जैसा नहीं होता था कि अचानक से इमीडिएटली हो गया T+1 T+2। तब होता था कि आपको जाके फिजिकली जाके बताना पड़ता था कि आज मैंने कितने शेयर खरीदे, कितने शेयर बेचे। तो पापा खरीद बेच करते थे, मैं जाके उसका सेटलमेंट करा के आता था। तो ये सब चीजें तब सीखी मैंने। और बहुत शुरू में ही उन्होंने मेरे इन्वेस्टमेंट जर्नी को चालू कर दिया। लोगों ने जब PPF का नाम नहीं सुना होता अपने जिंदगी में, तो उन्होंने मेरा PPF अकाउंट ओपन करा दिया। और अब जब वो मैच्योर हुआ तो मेरे काफी फ्रेंड्स बोलते हैं, हमने तो अभी तक PPF अकाउंट नहीं खोला, और मेरा 15 साल का मैच्योर हो गया। तो काफी उन्होंने मेरे को अर्ली रखा, मतलब एडवांस रखा इस जर्नी में। और 2006 में मैंने अपना पहला शेयर खरीदा, विच वाज GMR इंफ्रा। और तब से लेके आज 2024, 18 साल से मैं इन्वेस्ट, ट्रेड, हर तरीके से बहुत कुछ करके, बहुत सीख के आज एक, मेरे को ऐसा लगता है कि एक रीजनेबल कोड क्रैक कर पाया हूँ जैसे लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन हो सकती है। तो ये मेरी एक जर्नी रही है। एंड जो कि बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है। हाँ, मुझे लगता है बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा, बट मैं कहूंगा कि लीस्ट एफर्ट में गुड रिटर्न्स है। देखिए क्या होता है, रिटर्न्स को सिर्फ आप इससे मेजर नहीं कर सकते कि आप रिटर्न्स कितने कमा रहे हो। Correct. आप एफर्ट कितना डाल रहे हो उस रिटर्न्स के लिए, वो भी एक मायने रखता है चीज। तो मैंने आज तक अपनी एक्टिव इनकम पे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। ऐसा नहीं मैंने जॉब छोड़ के ट्रेडिंग करी हो या जॉब छोड़ के इन्वेस्टमेंट करी हो, पर इस इन्वेस्टमेंट ने मेरी जॉब छुड़वा दी। सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने जॉब छोड़ के इन्वेस्टमेंट नहीं करी, पर इन्वेस्टमेंट करते करते मेरी इन्वेस्टमेंट ने एक दिन बोला, अरे भाई यार, यू कैन नाउ रिजाइन एंड यू डोंट नीड टू वर्क एनी फर्दर। तो वो इन्वेस्टमेंट करता रहा तो करके आज वो इस इन्वेस्टमेंट ने मुझे ये बेनिफिट दिया है। तो इन्वेस्टमेंट ने मेरी जॉब छुड़ाई, जॉब छोड़ के मैंने इन्वेस्टमेंट नहीं करी। ग्रेट। तो जब आप इस जर्नी में अब चल रहे हो और आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बहुत ज्यादा मानते हो, बहुत ज्यादा, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की समझ की शुरुआत आपकी कहाँ से हुई? सी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है ना, वो एक इंग्लिश कॉन्सेप्ट नहीं है, वो हमारे शास्त्रों का कॉन्सेप्ट है। मजा क्या है कि ये अंग्रेजों को ना पैकेजिंग, मार्केटिंग, ब्रांडिंग करनी बहुत अच्छी आती है। वो कोई बेसिक चीज को भी, जैसे डायमंड को मतलब कोयले की खान से निकला, बोला यार ये चीज सुंदर लग रही है, इसको ऐसा बना दो कि बस ये हीरा है सदा के लिए, और लड़कियों के लिए उन्होंने फीमेल्स को कैच कर लिया, तो वो पत्थर भी बेच दिया उन्होंने। तो वो उनको आता है, उनको कला आती है। हमारे वाले क्या थोड़े सिंपल लोग हैं, शास्त्र वाले थोड़ा मतलब उसको मार्केटिंग नहीं करते। तो हमारे शास्त्रों में ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आप जितने हमारे शास्त्र हैं, वेद हैं, पुराण है, भगवत गीता है, भागवतम है, विष्णु पुराण है, शिव पुराण, जितने भी हैं उसमें आपको सब मिल जाएगा, महाभारत, रामायण, सब में आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो मेरा ट्रिस्ट विद लॉ ऑफ अट्रैक्शन स्टार्टेड विद समथिंग नोन एज सत्यनारायण भगवान की कथा। हाँ, ये हर घर में होती है पूर्णमासी पे। तो हर पूर्णमासी पे मेरे घर पे भी होती है। तो उसमें ना कथा में एक सेक्शन आता है जहाँ पे एक साधु आके एक वैश्य मतलब ट्रेडर, एक वैश्य से पूछता है, भी तेरी नौका में क्या है? तो वो वैश्य के नौका में होता है सोना, हीरा, जवाहरात, ये सब होता है। तो वो बोलता है, अरे साधु आपको क्या करना है, इसमें बेलपत्र है। तो वो झूठ बोलता है। तो जैसे वो झूठ बोलते हैं तो साधु तथास्तु बोलते निकल जाते हैं। अब वो देखता है यार मेरी नौका तो हल्की हो गई। तो जैसे वो हल्की हुई नौका को देखता है तो देखता है उसमें तो बेलपत्र है, वो एकदम धड़ाम से गिर जाता है, बोला यार ये क्या हो गया अपने साथ। तो ये मेरा पहला ट्रिस्ट था लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ, कि अपने लिए नेगेटिव मत बोलो। तो यहां से मेरी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी स्टार्ट हुई। सेकंड, मेरे फादर काफ़ी एक एस्ट्रोलॉजर भी हैं, वो काफ़ी ये सब चीज़ों को मानते हैं, बहुत शास्त्रों का गहन भी करते हैं और पूजा बहुत करते हैं। तो उनके पॉइंट हमेशा रहता था कि भाई जबान पे 2 बार सरस्वती बैठती हैं दिन में, तो अगेन अपने लिए खराब मत बोलो।
तो जब आप अपने लिए खराब नहीं बोलोगे तो आप क्या बोलोगे? अपने लिए अच्छा ही बोलोगे कि यार मैं एक अच्छा इन्वेस्टर बन सकूं, मैं अपना जॉब अच्छे से कर सकूं, मैं अपने जॉब में सीईओ बन सकूं, मैं व्यापार कर रहा हूं तो व्यापार में मैं नंबर 1 बन सकूं, मैं अपनी मार्केट मैं हमेशा प्रॉफिटेबल रहूं। तो ये सारी चीजें यहां बोलोगे, ये क्या है? आप जो है यूनिवर्स को एक सिग्नल सेंड करते हो, ठीक है? तो वो आपको वो अट्रैक्शन आप अट्रैक्ट करने लग जाते हो उसी तरह की एनर्जीज। आपने भी बहुत बार नोटिस किया होगा कि आप एनर्जीज अट्रैक्ट करते हो, आप कुछ बोलते हो यार मैं ये करना चाहता हूं, अचानक से यूट्यूब पे अगले दिन उसकी वीडियो आ जाएगी। हाँ बिल्कुल, हाँ ठीक है। राइट। एक बहुत अच्छे बास्केटबॉल प्लेयर है, उनका निधन हो गया चॉपर क्रैश में। उनका नाम था कोबे ब्रायंट। वो कहते थे व्हेन यू नो व्हाट यू वांट द वर्ल्ड बिकम्स योर लाइब्रेरी। तो यानी ये भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन है कि भाई जब आप जानते हो आपको क्या चाहिए तो वर्ल्ड विल बिकम योर लाइब्रेरी। उसी दिन यूट्यूब पे वो वीडियो आ जाएगी, उसी दिन किसी दोस्त का फोन आ जाएगा जो आपको किसी से मिलवा देगा, उसी दिन ये सब होगा। क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने यूनिवर्स को सिग्नल भेज दिया मेरे को ये चाहिए, अब मैं ये करना चाहता हूं। पॉजिटिव माइंडसेट से भेजा है, तो पॉजिटिव माइंडसेट विल अट्रैक्ट पॉजिटिवनेस एंड दैट विल गिव यू सक्सेस। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरे हिसाब से इज द फाउंडेशन ऑफ एनी सक्सेस। एनी सक्सेस, आप ट्रेडिंग छोड़ो, इन्वेस्टिंग छोड़ो, बिजनेस छोड़ो, पर्सनल लाइफ छोड़ो, पर्सनल रिलेशनशिप गोल्स छोड़ो, हर चीज में जो लोग क्रिप करते रहते हैं उनको कुछ नहीं मिलता। क्रिबर्स होते हैं ना, वो एक जॉब से दूसरा जॉब स्विच करेंगे, पिछला बॉस खराब था, ये भी बॉस खराब है, अबे तू वो खराब नहीं, तू खराब है। बिकॉज यू आर नॉट अट्रैक्टिंग द राइट एनर्जीज। करेक्ट। उसी बॉस के साथ कोई और बहुत खुश है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज बेसिकली द फैक्ट दैट हमें बचपन से ही ये चीजें हमारे शास्त्रों में सिखाई गई हैं कि अपने लिए पॉजिटिव बोलो। हम वासुदेव कुटुंबकम बोलते हैं, राइट? तो वासुदेव कुटुंबकम का मतलब कि हम पूरे दुनिया के लिए पॉजिटिव मांग रहे हैं। करेक्ट। कि हम पूरे दुनिया को कुटुंब मांग रहे हैं और सबके लिए पॉजिटिव मांग रहे हैं, और इसलिए इंडिया का स्टैंड भी वैसा ही रहता है, डिप्लोमेटिक स्टैंड भी वैसा रहता है। तो ये सारी चीजें हमारे शास्त्रों से इमर्ज करती हैं, ये किताबों से इमर्ज नहीं कर रही हैं। दो ऑब्वियसली दे हैव बीन कैप्चर्ड वेरी वेल बाय सम वेरी गुड बुक्स, बट मुझे ऐसा लगता है कि आप सोर्स से पढ़ लो ना सीधा। आपको किताबों से क्यों पढ़ना, आप सोर्स से पढ़ लो। तो दिस इज माय जर्नी विद लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अमेजिंग, बहुत ही सुंदर। और जिस तरह से आपने इसका जो रेफिनेशन है वो सत्यनारायण कथा से बताया, या जो बाकी रेफरेंसेस आपने दिए, इट इज रियली, मतलब मेरे ख्याल से ना कई बार क्या होता है कि ना हम उसको, बहुत सारी चीजें हम जो करते हैं हम उसका मतलब नहीं समझते। ट्रू। और जिसकी वजह से हमें पता ही नहीं चलता कि यार कहीं ना कहीं यही जो सारी चीजें हमारे माइंड में हो रही हैं वही असल में हो रही हैं। राइट। तो आप सही, अगर आपके यहाँ सही चलेगा तो आपकी रियलिटी में भी वही सारी चीजें आएंगी। आप देखो, आप फरारी खरीद लो और उसमें आप एक मतलब मारुति ऑल्टो का इंजन डाल दो। ये मारुति की वो नहीं है, वो वैसे आप एग्जाम्पल के लिए कह रहा हूँ जी। तो सॉफ्टवेयर तो मारुति ऑल्टो का है, हार्डवेयर फरारी का है, तो भागेगी तो अब गाड़ी 80 की स्पीड पे ही। ठीक है। तो आपका सॉफ्टवेयर है, आपने मैकिंटॉश का महंगा लैपटॉप ले लिया 3 लाख 4 लाख वाला, बोले यार उसका सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहा नहीं है, तब तो लिनक्स डालेंगे। तो सॉफ्टवेयर लिनक्स है, हार्डवेयर आपका एप्पल का है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका सॉफ्टवेयर मेन है। अगर आपका सॉफ्टवेयर सही है जो यहां है तो हार्डवेयर बाकी चल जाता है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो सॉफ्टवेयर को ही ठीक रखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही सब कुछ कंट्रोल करता है। भगवत गीता में 6ठे चैप्टर में इसके ऊपर बहुत चीजें लिखी हैं। अर्जुन ने कृष्ण को बोला था कि भाई जो है मैं एक बार को विंड को कंट्रोल कर सकता हूँ पर माइंड को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। और विंड W से है, माइंड M से है, तो उल्टा भी हो जाता है। तो मैं विंड को कंट्रोल कर सकता हूँ, तो इतने बड़े वो ये थे, धरोहर था उनका, पर वो कह रहे मैं माइंड को नहीं कंट्रोल कर पा रहा। ये उनकी कंप्लेन थी। फिर भगवान ने उनको बताया कि क्या रास्ता है उसका, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। बट एट द एंड ऑफ द डे, इफ सच अ वॉरियर, सच अ रिवियर्ड वॉरियर हैड दिस प्रॉब्लम, वी ऑल विल हैव दिस प्रॉब्लम। तो वी शुड गो बैक टू हमारे शास्त्रों पे जाना चाहिए, बुक्स पे जाना चाहिए। मैं भी आज, ऐसा नहीं है मैं बेविल्डर्ड नहीं होता या मेरे को कभी कभी टेंशन नहीं होती, मैं भगवान नहीं बनाऊं, ठीक है। और किसी मंक से भी आप बात करेंगे तो वो भी ये कहते हैं हमारी जिंदगी में भी ये सब होता है, पर हमारी सबसे बड़ी ताकत क्या है? माइंड वॉन्डर करता है, हम उसको फटाक से पकड़ के ले आते हैं, उसको वॉन्डर करने नहीं देते, उसको खुला नहीं छोड़ देते। नहीं तो बहुत दूर भागते हैं ना माइंड। तो आज यहां बैठा है, कल अगले माइक्रो सेकंड में वो यूएस में बैठा होता है। बिल्कुल। तो ये सारी जो हमारी को ताकतें मिलती हैं, ये हमारे शास्त्रों से हमारे को ताकतें मिलती हैं। दिस इज माय पर्सनल। मैं समझ भी पा रहा हूँ, क्योंकि आई थिंक शायद इसी वजह से तो भगवत गीता लिखी गई जी, क्योंकि वो मेंटल बैटल था जो अर्जुन का जो लड़ रहे थे, वो उसी को सॉल्व करने के लिए पूरी भगवत गीता हो गई उसी चक्कर में। उनका हार्डवेयर ठीक था। मतलब सबसे बड़े धनुष चलाने वाले थे, वॉरियर थे, प्रिंस थे, सब हार्डवेयर तो बिल्कुल परफेक्ट था। अचानक से वॉर जोन में आके सॉफ्टवेयर खराब हो गया। तो सॉफ्टवेयर रिपेयर करने के लिए भगवान आए थे, तो बोले यार मेरे को पता था इसका सॉफ्टवेयर खराब होने वाला है,
तो इसके साथ सारथी बन के चलता हूँ, तो जब इसका सॉफ्टवेयर खराब हो रहा होगा तो मैं इसको रिकोडिंग कर दूंगा इसके सॉफ्टवेयर के। और माइंड इज न्यूरॉन्स, ठीक है, और ये न्यूरॉन्स की रिकनेक्टिविटी है। अगर एक अलग तरीके से कनेक्टेड है तो आप बड़ा नहीं सोच पाते। अगर एक दूसरे भाई आपके और मुकेश अंबानी के बीच में हार्डवेयर में तो कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है, वही हार्ड मास की बॉडी है, वही पुर्जे जो उनके पास है आपके पास भी है, पर उनका फर्क क्या है? वो व्हाई इज ही मुकेश अंबानी एंड व्हाई आर वी हियर, या एनीबॉडी फॉर दैट मैटर। हम लोग अपने आप को कोस रहे नहीं है, हम कह रहे हैं कि वो आदमी रिवायर्ड है, उसका माइंड रिवायर्ड है। लोग कहते हैं 10 करोड़ के बाद पहुंचने के बाद, अमित जी कहते हैं, या 5 करोड़ के, 1 करोड़ के बाद पहुंचते हैं, यार जिंदगी में और क्या करना है। यही कहते हैं ना, वो 1 लाख करोड़ का पीबीटी किया उसने पिछले साल, 1 लाख करोड़ का उसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। अब 1 लाख करोड़ को अगर आप ब्रेक डाउन करो तो घंटे का 30 करोड़ रुपए, एवरी वर्किंग आवर ही इज मेकिंग 30 करोड़ एवरी आवर। और यहां लोग जिंदगी में 1 करोड़ बना के सोचते हैं यार हो गया भाई, और उसकी भूख अभी भी खत्म नहीं हो रही। और वो भूख नेगेटिव नहीं है, वो भूख है प्रोग्रेस की, वो भूख है कि मैं आज जहां हूं देश को और सपोर्ट करूं। अगर मोदी जी कहते हैं मेरे को 400 गीगावाट सोलर पावर चाहिए, तो मुकेश अंबानी कहते हैं उसमें से 160 मैं दूंगा, 40% मैं दूंगा, हाथ खड़ा करके बोलते हैं। तो ये जो लोग हैं ना, ये रिवायर्ड है, अलग तरीके से रिवायर्ड है, और ये भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिलीव करते हैं। अमेजिंग, ये तो मजेदार हो रहा है। ये तो मतलब मैं ऐसा लग रहा है मैं आपको बस सुनता जाऊं, सवाल मैं क्या ही पूछूंगा आपसे। थैंक यू सो मच। सो अब मैं थोड़ा सा जाता हूँ ट्रेडिंग साइड पर चलते हैं। ठीक है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन के जो प्रोसेस को हम इन्वेस्टिंग जर्नी में कैसे यूज कर सकते हैं, क्या करना चाहिए? देखिए, लोगों का ना ये धारणा है कि इन्वेस्टिंग इज अ फंक्शन ऑफ स्किल। हाँ, मेरी भी पहले कुछ वक्त पहले तक ये धारणा मेरी भी थी। मतलब ऐसा नहीं है कि वो कहते हैं ना, एवरी एक्सपर्ट वाज वंस अ बिगिनर। तो अगर आज मैं एक्सपर्ट बनाऊं फॉर व्हाटएवर रीजन, तो आई वाज वंस अ बिगिनर, मैंने भी माइंडसेट वही था। तो यही पॉडकास्ट के माध्यम से मैं बहुत क्लियर करना चाहता हूं कि इन्वेस्टिंग, ट्रेडिंग ओनली इज 10 to 15% स्किल्स एंड 80 to 90% इट इज कंप्लीटली हियर। ये आपका सॉफ्टवेयर, ये मेन है। वो ट्रेडिंग व्यू, जीरो धक्का काइट, सेंसिबल, वो मेन सॉफ्टवेयर नहीं है, ये मेन सॉफ्टवेयर है। इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है ट्रेडिंग में। हमारे मार्केट्स में हम FGH कहते हैं, FGH, फियर, ग्रीड, होप। ये 3 ही इमोशंस हैं जो पूरी मार्केट को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो और हमें फाइनेंस में भी LOA सिखाया जाता है। अब आप शौक बोले यार फाइनेंस में कहाँ LOA सिखाया जाता है? सिखाया जाता है। कैसे सिखाया जाता है मैं आपको बताता हूँ। हमारे को कहा जाता है जब भी आप इन्वेस्टिंग करते हो ना, गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग करो। ओके। अब गोल क्या हो सकते हैं अमित जी आपके हिसाब से? लाइफ के मेन गोल्स क्या होंगे? मतलब घर लेना, गाड़ी लेना, या फॉरेन ट्रिप करना फैमिली का, या बच्चों की पढ़ाई के लिए FD कर देना, बड़ी मोटा अमाउंट होना। ठीक है। तो क्या ये सारी चीजें लॉ ऑफ अट्रैक्शन में फॉल नहीं करती? क्या आप गाड़ी को जब एक लिखते हो कि मैं रेंज रोवर खरीदना चाहता हूं, तो वो एक अट्रैक्शन ही है। करेक्ट है। तो ये इन्वेस्टिंग क्या बोल रही है? आपकी अट्रैक्शन को मैं एक्शन में बदल देता हूं। ठीक है। आपने अट्रैक्शन करी कि भाई मेरे को एक गाड़ी चाहिए, मेरे को रेंज रोवर चाहिए। अमित जी ने कह दिया भाई मेरे को 4 साल बाद रेंज रोवर चाहिए। पहले तो आप उल जुलूल एक्सपेक्टेशन मत रखो, मेरे को अगले महीने रेंज रोवर चाहिए, वो गलत एक्सपेक्टेशन है। करेक्ट है। ठीक है। फिर आप बोलोगे अब मैंने तो अट्रैक्शन भी डाल दी और मेरे को कुछ मिला नहीं। अरे ऐसे कैसे मिल जाएगा यार? तुम बोलोगे आज खड़े हुए बोले अगले महीने तुम्हारे को रेंज रोवर चाहिए। हाँ, एक सीमित गोल होता है, 3, 4, 5 साल में आपने बोला कि मैंने को एक रेंज रोवर चाहिए, रेंज रोवर 1.5 करोड़ की गाड़ी है, तो अब मेरे को 1.5 करोड़ की प्लानिंग करनी है। तो इन्वेस्टमेंट जर्नी बताती है कि हाँ भाई अब ये अट्रैक्शन को अचीव करने के लिए मैं आपको बताता हूं क्या करना है। SIP करनी है, इन्वेस्टमेंट करनी है, कितने % रिटर्न्स चाहिए, कौन से प्रोडक्ट ने कितना % रिटर्न दिया है, अगर आपको ज्यादा रिटर्न्स चाहिए तो ज्यादा रिस्क लेना पड़ेगा। ठीक है। तो ये जो हमारे को फाइनेंस सिखाया जाता था, ये हमेशा गोल बेस्ड फाइनेंस सिखाया जाता था। गोल्स क्या है? गाड़ी खरीदनी है, शादी करनी है, हाँ, बच्चों को अच्छे स्कूल में डालना है, ये भी एक अट्रैक्शन होता है। एक माँ बाप का रहता है ना यार मेरा बच्चा बेस्ट स्कूल में जाए, वो भी एक अट्रैक्शन है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। आपने उसके बाद तय किया कि आपकी रिटायरमेंट बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आप चाहते हो कि मैं जिंदगी भर काम करूं, तो ऐसा ना हो कि 60 की उम्र में मैं रियलाइज करूं कि अभी और जिंदगी भर काम करना है। तो वॉरेन बफे ये कहते हैं ना कि इफ यू डोंट नो हाउ टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप, यू विल डाई वर्किंग। इन बड़े लोगों की बात सुन लो, इन्होंने सब करके रखा है। करेक्ट भाई, जिस आदमी ने $200 बिलियन जिसके पास कैश पड़ा है, मतलब रिलायंस की मार्केट कैप जितनी है उतना तो कैश पड़ा है उनके पास, तो कुछ तो उस भाई ने अचीव किया। बिल्कुल सही। ठीक है। तो आई थिंक जो हमें फाइनेंस में सिखाया जाता है वो गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग ही सिखाया जाता है। तो सबसे पहले मनी का ना पर्पस डिफाइन होना चाहिए। मनी बिना पर्पस के ना गलत हो जाता है। ठीक है। फिर वो गलत चीजों में जाता है जो उस पैसे को खराब करता है। आप पर्पस दे दो पैसे को। मैं
काफ़ी लोगों को कोच करता हूँ ट्रेडिंग में, तो मैं उनको यही बोलता हूँ, सबसे पहले चीज़ बोलता हूँ कि ये पैसे से करोगे क्या? तो कोई बोलता है मैं अपने बेटे की फीस भरूंगा। तो अब है ना, उसके पैसे को पर्पस मिल गया, अब वो उस पैसे के साथ गलत नहीं करेगा। क्योंकि ट्रेडिंग कैपिटल के साथ मिस्टेक करना बहुत ईजी है, ठीक है, क्योंकि माइंड का गेम है। अब जैसे मैंने पर्पस दे दिया पैसे को, जैसे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन कह सकते हैं, करेक्ट है। बेटे की फीस भर रहा हूँ, बिजली का बिल भरना चाहता हूँ, घर का किराया भरना चाहता हूँ, क्योंकि ये पैसिव इनकम है, मंथली आएगी, ठीक है, ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ। तो मैं क्या कहते हैं, अपने घर का किराया भरना चाहता हूँ, मेरी ईएमआई नॉक ऑफ करना चाहता हूँ, ठीक है, मैं एक नई गाड़ी लेना चाहता हूँ जिसकी ईएमआई मैं इससे देना चाहता हूँ, या एग्जिस्टिंग को ईएमआई को नॉक ऑफ करना चाहता हूँ, मैं इसको जोड़ के 4 महीने बाद एक आईफोन लेना चाहता हूँ, तो ये मैं एक स्कूटी लेना चाहता हूँ। मैं ये बंदे को बोलता हूँ तुम्हारे को एक गोल लिखना है अपने इस पैसिव इनकम के सामने, गोल लिख दो, फिर उस पैसे का अब्यूज नहीं होता। करेक्ट। नहीं तो जैसे वो पैसा आवारा बन जाता है कि आगे आप करूंगे उस पैसे का, चल एक काम करता हूँ यार, दोस्तों को बुलाता हूँ, पार्टी पे चला जाता हूँ, 10,000 रुपए फूक दिए, चले गए कोई अच्छे रेस्टोरेंट में दिल्ली विल्ली में, तो 10,000 रुपए फूक दिए, फिर खुशी नहीं होती यार कि मैंने इतनी ट्रेडिंग करी, पैसा आया, वो तो सिर्फ रेस्टोरेंट का बिल भरने में चला गया। अरे तुमने पर्पस ही नहीं दिया पैसे को भाई, पर्पस दो ना पैसे को। अब जैसे मैंने एक ट्रेडिंग करी, तो मैंने कहा कि यार मेरे को इतना प्रॉफिट करना है अगले 2 महीने में, मेरे बेटे को एक बहुत अच्छा कंप्यूटर चाहिए क्योंकि वो हाई एंड गेमिंग करता है, तो वो कंप्यूटर 3-3.5 लाख का आएगा। तो मुझे अगले 2 से 3 महीने में ट्रेडिंग करके इतना प्रॉफिट करना है कि मैं उसके बर्थडे पे, उसका 14 जुलाई को बर्थडे, मैं चाहता हूं कि मैं उसको 14 जुलाई को वो 3-3.5 लाख का बोले हाथ रखे और मैं उसको वो कंप्यूटर दे सकूं। तो मैंने अपने पैसे को एक पर्पस दे दिया, अब मैं उस पैसे को अब्यूज नहीं करूंगा कभी। करेक्ट। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन बेसिकली क्या है कि फर्स्ट सेट है कि आपको गोल सेट करना है अपने पैसे को लेके। जैसे आपने ये कर दिया ना, आपका 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ओके, ठीक है। फिर उस गोल के हिसाब से आपको रिवर्स इंजीनियरिंग करनी है कि मुझे कितना पैसा डालना होगा। अब आप उल जलूल गोल सेट करोगे कि भाई मेरे को 1 करोड़ महीना कमाना है पैसिवली, तो भाई वो तो पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल है अगर आपके पास 40-50 करोड़ का कैपिटल होगा तो पॉसिबल है। अब आपके पास 40-50 करोड़ का कैपिटल नहीं है, आप बोलो मेरे को 1 करोड़ महीना कमाना है, तो पहले आप अपनी एक्टिव इनकम बनाओ। करेक्ट। ठीक है, एक्टिव इनकम बनाओगे तो पैसिव इनकम बनेगी। भाई पैसिव इनकम का रॉ मटेरियल इज मनी। पैसिव इनकम का मतलब क्या, पैसा पैसा बनाएगा। Correct. तो पहले पैसा तो लाओ। तो एक्टिव इनकम करो, आप अपनी जॉब करो, अच्छा व्यवसाय करो अपने लिए। जैसे आपने अपने आप को बिल्ड किया पिछले 4-5 साल में, अपने लिए आपने एक पैरेलल एक्टिव इनकम खड़ी कर दी, चाहे आपने यूट्यूब से के माध्यम से करी हो या बुक्स के माध्यम से करी हो, तो आपने एक एक्टिव इनकम भी खड़ी करी और उसको यूज करके पैसिव इनकम भी खड़ी करी। बिल्कुल। आप पहले दिन पैसिव इनकम नहीं पा सकते, तो यहां से स्टार्ट करिए। फर्स्ट रियलाइज वेयर यू आर, इट्स ओके। हम सब बहुत खराब सिचुएशन से आए थे, आज हम ये बोल पा रहे हैं। अब लोगों को लगेगा इनके पास पैसा इसलिए बोल पा रहे हैं, नहीं, हम लोग ने फॉलो किया इसलिए हमारे पास पैसे हैं। राइट। इसलिए नहीं कि हम पैसे हैं बोल पा रहे हैं। मेरे को कौन से एंसेस्ट्रल वेल्थ है, मेरे फादर ने कौन सा मेरे को 100 करोड़ का चेक काट के दे दिया। बिल्कुल। उन्होंने मेरे को राइट चीजें सिखा दी, मैंने उनको इस्तेमाल किया। और एक वो मैं कहता हूं कि वेरी लॉन्ग बैक आई वॉज माई ओन ड्रीम, कि भाई मैंने सोचा था कि शायद मैं 40 की उम्र में रिटायर हो जाऊंगा, तो मैं ही अपना ड्रीम था और मैंने वो अचीव कर लिया। तो आज उस बात की खुशी भी है कि हमने अचीव किया है। पर वो फैक्टर्स जो है, वो जो यूनिवर्स ने हमारे लिए काम किया है, हमने नहीं काम किया। अब जैसे 2020 का मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मार्केट क्रैश हुई, मेरी एसआईपीस चल रही 2013-14 से, ठीक है। तो आप सोचो 6-7 साल की एसआईपीस करी हुई नेगेटिव हो गई, मतलब जितना तब तक कैपिटल जमा हुआ था वो सारा गिर गया, खत्म हो गया। ठीक है, इस टाइम पे लोगों में क्या होगा, फटाक से सेल करना चालू करें, निकल जाओ निकल जाओ, बाहर निकलो, इसमें से बाहर निकलो। मैंने कुछ नहीं, मैंने अपनी एसआईपी डबल कर दी, ठीक, क्योंकि मैंने वॉरेन बुफे की सुन ली कि व्हेन पीपल आर अफ्रेड यू शुड बी ग्रीडी। सिंपल बात कहता है वो आदमी। तो मतलब यार ये तो सारे डरे हुए हैं अपने टाइम आगे ग्रीडी बनने का। तो ग्रीडी बना, अपन ने X रुपीस डालते थे एसआईपी, हमने 2X कर दी। मेरी वाइफ तक ने बोला अरे ये क्या कर रहे हो तुम, मैंने तू चिंता मत कर, एंड टुडे आई एम रीपिंग द बेनिफिट्स। तो ये मैंने तो कोई बहुत इंटेलिजेंट काम नहीं किया, मैंने तो एक अच्छे आदमी की सुन ली। जो किताब आपके लिए भी अवेलेबल है, मेरे लिए भी अवेलेबल है। ऐसा तो है नहीं कि उसने मेरे को एक नोट लिख के भेजा था वॉरेन बुफे ने कि संजय अब तू खरीद ले, ये कर लेना। उसे तो सबको लिख के भेजा है, आप किताब पढ़ो, उसको एक्शन में डालो। तो इन्फॉर्मेशन को सिर्फ इन्फॉर्मेशन तक मत रहने दो, उसको एक्शन में कन्वर्ट करोगे तो आपके अफर्मेशंस अचीव होंगी लाइफ में। सो फाइनेंस में गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग ही करना होता है। गोल सेट करो, पैसे को पर्पस दो, पैसा शुड हैव अ पर्पस, एंड देन क्रिएट अ जर्नी टू अचीव दैट। एंड देन उसमें लर्निंग्स लेनी है, आपको एसआईपी सीखना है, आपको म्यूचुअल फंड सीखना है, आपको स्टॉक सीखना है, आपको ट्रेडिंग सीखना है, तो वो तो रिसोर्सेज दुनिया में अवेलेबल है, वो आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है। पर ये सब तो करो पहले,
करेक्ट। आपने ना मुझे बाहर एक बात बोली थी जो कि मुझे बहुत छू गई कि अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा इंटेलिजेंट हो तो इन्वेस्टिंग जर्नी में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप फेल हो जाओगे। इसको आप थोड़ा सा प्लीज़ बताइए ना। देखिए, इन्वेस्टिंग जो है ना वो एक्चुअली फूलिश काम है। ठीक है, एक ही चीज चाहिए होती है उसमें, वो है परसिस्टेंस। ठीक है, इसके मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा बहुत जबरदस्त। परसिस्टेंस का मतलब क्या है? जैसे चार्ली मंगर जो इनके पार्टनर होते थे, उनका निधन हो गया पिछले साल, वॉरेन बफेट, वो एक बात कहते थे कि फर्स्ट रूल ऑफ कंपाउंडिंग इज डोंट डिस्टर्ब इट। यानी कि जो चल रहा है, जो कंपाउंड हो रहा है, उसको छुओ मत। ठीक है, अचानक से तुम्हें लगा कि अब टाइम आ गया मैं निकाल लूं, तो आपने निकाल लिया, अरे पता चला उसके बाद वो 2x हो गया। अच्छा, आपका बहुत गिर गया, अब निकाल लूं, अचानक से उसने यू टर्न मार लिया। ठीक है, तो अभी कंपाउंडिंग हो रही है ना, उसको चलने दो। ज्यादा नहीं कमाना, ज्यादा देर कमाना है। मैं हमेशा अपने लेसन्स में भी यही बोलता हूं, ज्यादा मत कमाओ, ज्यादा देर कमाओ, क्योंकि ज्यादा देर कमाने का मैजिक ही अलग है। ठीक है, तो अगर मैंने क्या किया था 2008 में एक SIP करी, जब मैंने नया नया जॉब ज्वाइन किया, तब SIP इतनी ईजी नहीं होती थी कि आपके पास एक ऐप है, फटक से गए, ग्रो में गए या फिर जीरोधा में गए या गए। तब है ना, एक बैंकर आता था, वो बैंकर हमारे से फॉर्म भरवाता था, फॉर्म भरवा के नैश साइन कराता था, एक चेक लेता था, पता है 10 तरीके चीजें जो आज सब ऑनलाइन हो गया। करेक्ट। ठीक है, मैंने 2 SIP करी, उसमें से एक में बैंक का कुछ इशू आ गया, HDFC, मेरे को आज भी याद है, रिलायंस की थी कि HDFC की थी, तब क्यों की थी ELSS, क्योंकि हमारे को वो 80C में पैसा बचाना होता था, तो कर देते। तो क्योंकि सब हमने बुक्स में सीखा था, अब प्रैक्टिकल जर्नी स्टार्ट हो रही थी, तो उसमें से एक SIP बंद हो गई ऑटोमेटिकली फॉर सम रीजन, शायद वो नैश ठीक से नहीं लगा, उसमें 2000 रुपये ही गए, और दूसरी वाली 2000 वाली चलती रही। 2000, अच्छा 13-14 में एक बार मैंने बाय चांस उनका फिजिकल वो आता था हर महीने अकाउंट स्टेटमेंट, तो वो देखा। अब 2013-14 तक मैंने उसमें पैसे डाल दिए होंगे करीबन समझो 1,20,000, 5 साल में 24,000 रुपये साल का करके, और वो वैल्यू हो गई थी उसकी करीबन 2.25 लाख रुपए। मैंने बोला यार मैंने कोई दिमाग नहीं लगाया। अच्छा, मेरे को एक्सेल आता था, मैंने फटफट रिटर्न्स ढूंढने में लगा, तो 19% रिटर्न है साल का, FD 6-7% देती है। मैंने दिमाग लगाया, ना मेरे को पता है मेरा पैसा कट रहा था, और यहाँ देखो यार पैसा डबल होके आ गया। तब मैंने तय कर लिया कहीं दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, कोई स्टॉक्स खरीदने की जरूरत नहीं डायरेक्टली, क्योंकि मैं मॉनिटर नहीं कर सकता, मैं रोज का कर नहीं सकता, एंड फंड मैनेजर्स आर बेटर इक्विप्ड देन मी टू टेक डिसीजंस। तो मैंने बोला फूलिश काम करो, एक दिन तय करो, महीने में 4 दिन तय करो, अगर मुझे 20,000 रुपये महीना डालना तो 5-5 हज़ार इन सारे दिनों में डाल के SIP कर दो। Those SIPs from 2013, 14 और 15 के आसपास से जब से स्टार्ट करी है टिल टुडे, आज 2024 हो गई, 10 साल हो गए, हैव गिवन मी एन एवरेज रिटर्न ऑफ मोर देन 20% पर एनम। वाओ। ना मैंने उसमें दिमाग लगाया, ना मैंने कुछ किया, मैं सिर्फ अपना स्टेप अप करता रहा, हर साल 10-15% बढ़ाता रहा, जैसे जैसे आमदनी बढ़ी वैसे वैसे मैंने इसको स्टेप अप कर दिया, एंड वन डे दैट मनी शोड मी कि बॉस अब तुम्हें जरूरत नहीं है काम करने की, तुम हो गए इनफ, अब तुम्हारी जिंदगी निकाल दूंगा मैं, तुम्हारी क्या तुम्हारे बच्चे की भी जिंदगी निकाल दूंगा मैं। तो हमने डिसाइड कर दिया टू हैंग आवर बूट्स, और हम हो गए फाइनेंशियली फ्री। अब आपको लगेगा दिस इज टू सिंपल अमित जी, आपको नहीं लग रहा है इज इट टू सिंपल, बट द फैक्ट इज इट इज टू सिंपल। तो इससे तो मुझे एक्चुअली में बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आ गया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन या अपने माइंड की पावर को यूज़ करके मैं फाइनेंशियली ग्रो करने में कैसे कैसे मदद कर सकता हूँ, और बहुत फ्रॉम अ ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू, जो कि बहुत टेक्निकल है अपने आप में। बिल्कुल, एंड दिल से मैं बोल रहा हूँ थैंक यू सो मच फॉर दिस, क्योंकि ना ये इस वाले जो पार्ट के लिए ना पूरी मतलब बहुत लोग वेट कर रहे होंगे कि कोई आएगा और इस बारे में बताएगा। जी। अब मैं अगला क्वेश्चन आपसे ये करता हूँ कि कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों में हर इंसान का माइंडसेट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है जी। जैसे आपने कहा कि परसिस्टेंस चाहिए, अब ये तो माइंडसेट से ही आएगा, ठीक है, पेशेंस से ही आएगा, कंसिस्टेंसी से भी आएगा, और उसे अपनी जो लालसाएं हैं उसको रोकना पड़ेगा। तो इस पर थोड़ा सा आप रोशनी डालिए कि माइंडसेट को कैसे बिल्ड करें, सो दैट एक्चुअली माइंडसेट कितना इंपॉर्टेंट है इन सब चीज़ों को करने के लिए। सी माइंडसेट ही इंपॉर्टेंट है, और मैं ऐसे रैंडम स्टेटमेंट नहीं दूंगा, केस स्टडीज के साथ दूंगा। ओके, ठीक है, बहुत सारी केस स्टडीज दूंगा। देखिए, हम या तो चूहा बन सकते हैं या शेर बन सकते हैं। हाँ। चूहा क्या करता है? आता है, कुतरता है, चला जाता है, आता है, कुतरता है, चला जाता है, आता है, कुतरता चला जाता है, फिर एक दिन एक जाल में फंस जाता है और जाल में फंस के मर जाता है। ठीक है, ये आम ट्रेडर की जिंदगी है। वाह। ठीक है, वो क्या करता है, एक कोई यंग बच्चा आएगा, उसने कोई अच्छे इंस्टाग्रामर को देख लिया, उसने वहां पे पैसे की गड्डी रखी हुई है, 6 उसके सामने स्क्रीन है,
और वो अलग से वहां बताता है भाई मैं फरारी चला रहा हूँ दुबई जाके, जो वाह। भाड़े पे मिल जाती है, यही हो रहा है। ठीक है, और लास्ट में मेरा कोर्स खरीद लो। कोर्स बेचना, कोर्स खरीदना गलत नहीं है, पहली चीज। पूरी दुनिया ये कर रही है, एजुकेशन बिकता है, आईआईएम में भी बिकता है, आईआईटी में भी बिकता है, आईआईटी के बाद भी 7,000 लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है। तो एजुकेशन सेलिंग इज नॉट रॉन्ग, बिकॉज हम लोग भी वो करके आए ना भाई। आप भी पढ़े लिखे हैं, आपने भी अपनी इंजीनियरिंग करी, मैंने भी अपनी इंजीनियरिंग करी, तो हमने पैसा दिया एक इंस्टीट्यूशन को जिसने आज हमारे को खड़ा करने में मदद करी है। हम ये नहीं कह सकते यार इंजीनियरिंग में कुछ सीखा नहीं, बिल्कुल। वो 4 साल ने बहुत धोया, वाइवा लिए, प्रेशर सीखा, मतलब ह्यूमन बना दिया हमारे को। करेक्ट है। ठीक है, बंदा बना के बंदा बना दिया। बिल्कुल सही। तो हमें ये एक चूहा माइंडसेट क्या है कि मैं जाता हूं 10,000 रुपए का कैपिटल लेता हूं, आज जाके 1,000 रुपए बना लिए, आज जाके 1,000 रुपए बना लिए, आज जाके फिर से 2,000 रुपए बना लिए, फिर दोस्तों को फोन किया, तेरे को पता है भाई आज तो 2,000 रुपए छाप लिए मैंने, 2,000 रुपए छाप लिए। वो बेचारा पूरे महीने में 20,000 रुपए कमा रहा है। दूसरा दोस्त वो सोचता है यार ये बढ़िया चीज़ है यार, ये तो कुछ करता नहीं, दिन भर बैठा रहता है स्क्रीन के सामने और 2,000 रुपए बना लेता है। तो इसी तरीके से आपकी ग्रीड जाग जाती है। ठीक है, अब ये हो गया चूहा स्ट्रैटेजी। अचानक से क्या होगा, ये चूहा एक दिन जाएगा, सामने खाना पड़ा होगा और जाएगा और वो ठक बंद होगा और ये फंस जाएगा, इसका सारा कैपिटल जीरो हो जाएगा। 10 का 10 ये कहानी है 90% से ज्यादा ट्रेडर्स की इंडिया में, क्योंकि वो चूहा माइंडसेट से चलते हैं कि रोज अपन जाके कुतर के आ जाए, चुक 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 करके आ जाए। राधा किशन धमानी शेयर माइंडसेट। जिस दिन वो शेयर मार्केट में घुसे थे उनके फादर की डेथ हो चुकी थी, उनको शेयर मार्केट में आना नहीं था। उनके फादर शेयर मार्केट में ब्रोकर थे, इसलिए उनके भाई ने बोला चल भाई धंधा संभालना है, कि उनकी डेथ हो गई है। ये आदमी देखा रिंग में पागलपन चल रहा है, क्योंकि तब तो रिंग होती थी। हाँ करेक्ट। हर्षद मेहता में सबने देखा था जी। तो रिंग पहुंच गया और रिंग के बाहर खड़ा हो गया। मैं रिंग के अंदर नहीं जाऊंगा क्योंकि वहां पागलपन है, बाहर से ऑब्जर्व करूंगा। और वो ना ऐसा नहीं है रोज ट्रेड लेता था, हफ्ते में एक ट्रेड ले लेगा, 10 दिन में एक ट्रेड ले लेगा, 20 दिन में एक ट्रेड ले लेगा, पर शेर की तरह। एक बार हिरन का शिक बैठा रहेगा, हिरन का वेट करेगा, पूरा अपना जजमेंट लेगा कब ट्रेड लेना है, फिर एक हिरन को काटेगा, लेके आएगा, 15 दिन पूरा परिवार उसी हिरन पे मजे करेगा। ये होता है शेर। तो डिसाइड करो चूहा बनना है कि शेर बनना है। ठीक है, तो पहली चीज तो ये हो गई। अब आप बोलोगे मेरे पास कैपिटल नहीं है, मैं शेर कैसे बन सकता हूं, मैं क्या करूं, मैं क्या, कुछ नहीं, कैपिटल जमा करो एक्टिव इनकम से। पैसिव इनकम पे इतना बोझ मत डालो कि वो जिंदगी आज आपकी चालू कर देगी। आप 20 साल के हो, मैं 40 साल का हूं, मुझे आज ये करते करते 20 साल हो गए, करेक्ट, 16 साल हो गए। तो आप मेरी जर्नी बोलो यार इसके पास तो पैसे है, पैसे इसलिए क्योंकि 16 साल नौकरी भी करी है, 16 साल गलतियां भी करी हैं। मैं भी चूहा था, मैं भी जा जाके कुतरता था, फिर समझ आ गया ये तो जाल में फंसने वाला काम है। किसी दिन जाल में फंसेंगे और जिंदगी भर का जितना उतना कैपिटल था। और आप फंसे भी हो गए कई बार, ऐसा महसूस भी होगा। बहुत बार फंसा हूं भाई। मैं आपको बताता हूं, जब मैंने पहली बार कॉल ऑप्शन लिया लाइफ में was in the year 2008 in the month of December। ठीक है, एक मेरे दोस्त थे साथ में काम करते थे, यही होता है नौकरी में मिल जाते हैं तो यार ऑप्शन खरीदते हैं, ऑप्शन खरीदते हैं, हम भी बेवकूफ़ की तरह ऑप्शन खरीदते हैं। तो 7 जनवरी 2009 को सत्यम का क्रैश हुआ। सत्यम ने डिक्लेयर किया था कि मैं बैंकरप्ट हो गया। मार्केट ऐसे गिरी परपेंडिकुलर और मेरे कॉल ऑप्शन भी परपेंडिकुलर 0 हो गया। तो उस दिन 10-12 हज़ार रुपए लगे थे, वो मायने रखते थे मेरे लिए। करेक्ट, तनख्वाह बहुत छोटी थी उस टाइम, घर में बोलने लायक नहीं रह गया, इमोशंस पे कंट्रोल नहीं, मार्केट छोड़ के चले गए। तो अब तो आपने पिच छोड़ दी। आप पिच मत छोड़ो ना, कम कमा लो यार, ज्यादा देर कमा लो। करेक्ट। तो ज्यादा कमाने की लालसा नहीं, ज्यादा देर कमाने की लालसा करो। तो ये एक स्टोरी हो गई चूहा और शेर वाली, जैसे मैंने राधा किशन धमानी जी का एग्जाम्पल दिया। दूसरी स्टोरी है पॉल ट्यूडर जोन्स की। ठीक है, मैं बहुत पसंद करता हूँ इस ट्रेडर को। आई थिंक ही इज वेरी इनोवेटिव इन द वे ही डज थिंग्स। इनके 2 एग्जाम्पल्स है। एक को किसी ने इनको पूछा कि भाई आप ट्रेडिंग किससे सीखते हो, तो बोलते मैं टोनी रॉबिन्स से सीखता हूँ। टोनी रॉबिन्स को थोड़ी आती है ट्रेडिंग, है वो तो माइंड कोच है, वो तो NLP करता है, माइंडसेट पे काम करता है। बोलते वही करना है। ट्रेडिंग थोड़ी सीखने जा रहा हूँ, वहां से माइंडसेट सीखने जा रहा हूँ कि अपने आप को काम कंपोस्ट कैसे रखूं, अपने आप को अनशेकेबल कैसे बनाऊं। एक वर्ड है टोनी रॉबिन्स यूज करता है, अनशेकेबल। उनकी बुक भी है इसमें, किताब पे, हाँ किताब भी है। हाँ करेक्ट। तो अगर आप उस किताब को भी पढ़ लो तो आपको जिंदगी भर का भरपूर ज्ञान मिल जाएगा कि आपको अनशेकेबल बनना कैसे। बहुत क्लियरली उन्होंने लिखा है, पर आपकी मानो तो सही यार, पढ़ने के बाद एक्शन में तो डालो। भगवत गीता में ना एक ट्रेनिंग दी हुई है कि आपको स्टूडेंट कैसे बनना है। तो वो 3 वर्ड है, परिपात्रेण, परिप्रश्नेन, सेवया। ये 3 वर्ड्स है, भगवत गीता में लिखा है। परिपात्रेण मतलब सरेंडर, मैंने आपको अपना गुरु मान लिया, यानी आई विल नाउ अबाइड बाय व्हाट यू से, तो सरेंडर।
परिप्रश्नेना यानी इंक्वायर, डोंट क्वेश्चन, इंक्वायर। क्वेश्चनिंग होता है जब भगवान का है, ये क्वेश्चनिंग हो गया, डाउटिंग। हाँ ये डाउटिंग हो गया। फिर आप अट्रैक्ट कैसे करोगे यार? जिस चीज को आप डाउट करोगे अट्रैक्ट कैसे करोगे? बिल्कुल सही। आप भी यही बोलोगे कि डाउट से अट्रैक्शन नहीं आता जी। तो आपने परिपत्रेना, पहले आपने सरेंडर कर दिया कि ये मेरे गुरु हैं। परिप्रश्नेना मैंने उनको इंक्वायर किया, क्योंकि मेरे मन में लालसा है। जैसे अर्जुन के मन में थी कृष्ण भगवान से, वो लालसा ही पूछ रहे थे ना, जी जी। क्वेश्चनिंग थोड़ी कर रहे थे, वो तो उनकी परेशानियां थी, वो पूछ रहे थे। सेवया, एक्शन। जब बोल दिया गुरु ने कि ये करना है तो फिर करो ना यार। फिर क्यों पीछे हट रहे हो? फिर क्यों उसको डाउट कर रहे हो? नहीं यार ये तो ऐसे ही बोल रहा है यार, ये तो ऐसे पैसे बना लिए इसने, पैसे बना लिए इसने, कर लिया। अरे पैसे कैसे बनाए वही तो बता रहा हूं। तो परिपत्रेना परिप्रश्नेना सेवया, फर्स्ट सरेंडर, इंक्वायर, एक्ट। तो पॉल टूडर जोन्स को पहला केस स्टडी ये था, पूछा तो उसने बोला मेरा टोनी रॉबिन्स कोच है। तो टोनी रॉबिन्स कोच है तो बहुत क्लियरली उसने मैसेज ये दे दिया कि भाई इट इज नॉट अबाउट द स्किल आई ऑलरेडी पोजेस। मैं जानता हूं स्किल्स क्या है ट्रेडिंग के लिए, पर वो आदमी मुझे माइंडसेट सिखा रहा है। दैट्स स्टोरी नंबर 1। सेम बंदे की स्टोरी नंबर 2 पॉल टूडर जोन्स की, उसके एक दोस्त के साथ आर्ग्यूमेंट हो गया। दोस्त ने बोला भाई देख ऐसा है, तू ना ट्रेडर बना नहीं सकता, ट्रेडर बन के आते हैं ऊपर से। अच्छा ओके, है ना। उसने बोला चल चैलेंज एक्सेप्टेड। तो चैलेंज एक्सेप्ट करके चैलेंज निकाला था टर्टल्स एक्सपेरिमेंट। ओके। वो सिंगापुर होके आया था, तो सिंगापुर में टर्टल्स को ग्रो करते हैं, बोलते जैसे वहां टर्टल्स को ग्रो करते हैं मैं ट्रेडर्स को ग्रो करूंगा। ठीक है जी। उसने कुछ एक बैच बनाया, ना उन बंदों को ट्रेडिंग आती थी ना उन बंदों को फाइनेंस आता था। ऐसा नहीं था कि फाइनेंस आती थी ट्रेडिंग नहीं आती थी, ना फाइनेंस आता था ना ट्रेडिंग आती थी। ऐसे बंदों को इकट्ठा किया, 3 चीजें सिखाई। ठीक है। पहला सिखाया एक स्ट्रैटेजी, वन सिंगल स्ट्रैटेजी। ऐसे नहीं 25 स्ट्रैटेजी सिखाई, अच्छा एक सिंगल स्ट्रैटेजी सिखाई। दूसरा सिखाया रिस्क मैनेजमेंट, कि जब आप कैपिटल डालते हो तो रिस्क मैनेजमेंट कैसे करते हो। आपका 100 रुपया लगाया तो आप 100 रुपया नहीं खो सकते, आप 2 रुपया, 3 रुपया, 5 रुपया अधिक से अधिक खो सकते हो, नहीं तो आप तो पिक्चर से बाहर हो जाओगे जी। और तीसरा था डिसिप्लिन, कि डिसिप्लिन से कैसे ट्रेड करना है। ठीक है। तो ये 3 चीजें सिखाई, रिजल्ट ना चौंकाने वाले थे। ये सारे टर्टल्स ने मिलकर, इनको टर्टल्स कहता था वो, $100 मिलियन से ज्यादा प्रॉफिट कर दिया 2 साल के अंदर। उसमें से एक टर्टल आज एक हेज फंड मैनेज करता है और एक टर्टल ने 19 साल की उम्र में $30 मिलियन कमा लिए। तो ये इस बात का तो प्रमाण हो गया कि आपका स्किल सेट जो है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ट्रेडिंग के लिए। आपका डिसिप्लिन, माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग के लिए। ठीक है। तो ये माइंडसेट जो रिक्वायरमेंट है, वो माइंडसेट रिक्वायरमेंट आपको डेवलप करनी पड़ेगी। आप पहले दिन से नहीं राइट हो सकते। इसके लिए आप एक कोच ले लो, मेंटर ले लो, किताब ले लो। आपको यूट्यूब पे मैं अच्छा लगता हूं मेरे को सुन लो, अमित जी अच्छे लगता है अमित जी को सुन लो। ठीक है। टोनी रॉबिन्स अच्छा लगता है टोनी रॉबिन्स को सुन लो। और कोई आपको ट्रेडर या फिर आपको मेंटल कोच अच्छा लगता है, बहुत सारे आज अच्छे लोग हैं। मैं तो कहता हूं कि यूट्यूब को धन्यवाद है कि ऐसे लोगों को प्रमोट कर रहा है कि लोगों को ये चीजें सुननी चाहिए। हम भी किसी का पॉडकास्ट सुनते हैं, मैं भी कुछ अच्छे पॉडकास्ट फॉलो करता हूं, वहां से बहुत कुछ सीखता हूं। बिल्कुल सही। तो ये तो लर्निंग का वो है ना। हमारे देश के सबसे सक्सेसफुल लीडर, 3 टाइम CM, 3 टाइम PM, मोदी जी ने अभी रिसेंटली अपने PMO में क्या कहा जब वो जीत के आए। PMO मतलब उनकी खुद की टीम, कि आप तब तक प्रगति करोगे जब तक आप अपने अंदर के विद्यार्थी को जिंदा रखोगे। ठीक है। इस पे बहुत बुक्स भी लिखी गई है क्यूरियोसिटी पे, कि पीपल हु आर क्यूरियस मेक हिस्ट्री, क्योंकि उनको बार बार लालसा होती है जीतने की, लालसा होती है जीतने की। तो इसलिए पूरा जो गेम है यहाँ पे वो स्किल सेट का नहीं है, माइंडसेट का है। और ये मैंने जो 2-3 एग्जांपल्स आपको दिए, ये प्रूव कर देता है कि ये गेम ही सिर्फ हमारा माइंडसेट का है। 100% आई कंप्लीटली एग्री। और मैं जब आपकी बात सुन रहा हूँ ना कहीं मेरे भी कुछ ओल्ड बिलीफ्स बदल रहे हैं, जहां पर मैं 90% फोकस वो फाइनेंशियल स्किल को दे रहा था और 10% माइंडसेट को मान रहा था। बट ये आपके अकॉर्डिंग या जो रियलिटी रिवर्स। हाँ, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। जब एक हाथी छोटा होता है ना, हाथी बच्चा छोटा होता है, तो उसको चेन से बांधा जाता है। हाँ। ठीक है। और वो बहुत रेजिस्ट करता है, वो मतलब तोड़ने की कोशिश करता है चेन को। यही जब हाथी मेहनत हो जाता है ना, उसको रस्सी से बांधा जाता है। ठीक है। तो क्या है ये बिलीव है ना, कि मैं बंध चुका हूं, अब मैं निकल नहीं सकता। करेक्ट। अब एक छोटी सी खूंटी से एक वो करके एक नॉर्मल रस्सी पतली सी से हाथी को वहां पे बांध दिया गया। ठीक है। क्योंकि अब हाथी को बताने वाला कोई नहीं है, ना वो खुद पढ़ सकता है, उसके सामने यूट्यूब चलाओगे फायदा नहीं है। ठीक है। और उसको बताने वाला कोई नहीं है कि तेरी ताकत क्या है भाई, ये तो बहुत छोटी सी चीज है। क्यों? क्योंकि बचपन से जब उसको चेन डाली जा रही थी, जब वो रेजिस्ट कर रहा था, तब वो नहीं तोड़ पाया उस चेन को। तब उसने ये मान लिया है, ये ठान लिया है कि भाई
अपन इस रस्सी में ही रहेंगे, इससे पड़े रहेंगे। निकल एक बार मैंने बड़ी सुंदर वीडियो देखी, एक छोटी सी बच्ची, एक पीछे उसके से घोड़ा, ठीक है, और वो क्या कर रही है, उसके पास रस्सी भी नहीं है घोड़े की, उसने बस एक एक्शन ऐसे किया, ऐसा, और चलने लगी, घोड़ा उसके पीछे पीछे चलने लग गया। क्योंकि घोड़े के माइंड में ये है कि मेरे जैसे इसने ऐसे किया यानी इसके हाथ में रस्सी आ गई है, जबकि उसके गले में रस्सी भी नहीं थी, कुछ नहीं था, पर वो चलने लग गया। आपने चींटी का एग्जांपल देखा होगा, चींटी के सामने आप लाइन खींच दो, वो मुड़ जाती है, उसको एक सर्कल में डाल दो, वो जिंदगी भर यहीं घूमती है। ये मतलब राइट फ्रॉम चींटी टू हाथी टू ह्यूमन, वाओ, इट इज हियर, मैटर इज एवरीथिंग इज हियर। हमारी भी लिमिटिंग बिलीफ्स होंगे अमित जी। आज हमारा लिमिटिंग, अगर मैं आपको ही बोलूं कि यार क्या हम अंबानी बन सकते, तो आपके मन में पहला शब्द ना ही आएगा। तो माइंडसेट इज एवरीथिंग, इट इज जस्ट एवरीथिंग। मतलब मैं कितने ही घंटे ऐसे आपको बहुत एग्जांपल्स दे सकता हूं, लिमिटिंग बिलीफ्स, और कैसे हम ये भी वर्क करते हैं कि कैसे उन बिलीफ्स को चेंज किया जा सकता है, एनर्जीज के माध्यम से, रीवायरिंग ऑफ द ब्रेन के माध्यम से। और बहुत सिंपल इनके प्रोसेसेस होते हैं, क्वेश्चनिंग होती है, एक लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग के थ्रू आप किसी को भी दलदल से निकाल के ऊपर लेके आ सकते हो। तो आप कुछ शेयर करेंगे यहाँ पर, बस जैसे आप तो बहुत सारे लोगों को हेल्प भी करते हैं जी जी, जब आप उन्हें मेंटोर करते हैं, तो वहां आप अगर किसी का कोई लिमिटिंग बिलीफ है या कोई अटका हुआ है और वो माइंडसेट वाइज नहीं निकल रहा है, तो आप उसे क्या सजेस्ट करते हैं सबसे पहले? देखो, सजेशन आपको देना ही नहीं होता। अच्छा। उनको सब पता है। अच्छा ठीक है, उनको सिर्फ राइट क्वेश्चनिंग करनी है। मैं सबसे पहला पूछता हूं कि व्हाट डू यू वांट टू अचीव इन लाइफ। अमित जी, किसी के पास जवाब नहीं है इस चीज का, क्योंकि किसी ने इस बारे में सोचा नहीं होता। फिर मैं उनको बोलता हूं, आप मेरे को बोल के नहीं, लिख के दोगे। ठीक है, ठीक है, जैसे मैं ट्रेडिंग सिखाता हूं, तो मैं एक संकल्प पत्र साइन कराता हूं। ओके, ठीक है, कि मैं लालच नहीं करूंगा। ठीक है, मैं जो ट्रेड्स जिस तरीके से लेने हैं, जो सिखाया गया है वही करूंगा। अगर मैं कोई नई स्ट्रैटेजी करूंगा तो उसको पहले 3 साल पे बैक टेस्ट करूंगा। मैं जो नई स्ट्रैटेजी बैक टेस्ट करूंगा, उसके बाद पहला लॉट मैं पेपर ट्रेड करूंगा। ये मैं संकल्प पत्र साइन कराता हूं सबसे। मेरे को पता है अभी भी 80% लोग नहीं मानेंगे, पर 20% जो मान गए उसमें भी बहुत फर्क पड़ेगा। और वो 80% जब नहीं मान के लॉस खाएंगे, तो वो संकल्प पत्र देख के बोलेंगे यार गलती हो गई, आगे से ठीक कर लेता हूं। तो उसमें से भी 50% ठीक होंगे। ऐसे करते करते कुछ लोग ठीक हो जाएंगे। देखो 100% को तो मैं ठीक नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। पर अगर मैं ये सब चीजें इंट्रोड्यूस कर, जैसे मैंने बोला पैसे को पर्पस दे दो, तो उसका अब्यूज नहीं होता। ठीक है, तो मैं सबसे लिखवाता हूं ना, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई पैसे का क्या करोगे क्या? हाँ, अय्याशी के लिए नहीं है ये पैसा, ये अय्याशी के लिए नहीं है पैसा। ये पैसा एक पर्पस के लिए है, बच्चों की फीस के लिए है, वाइफ के कपड़ों के लिए है, माँ बाप के इलाज के लिए है, उनके लिए कोई गिफ्ट के लिए है, पर पॉजिटिव पर्पस चाहिए मेरे को इसके। तो ये हम इसी तरीके से हम करते हैं। फिर हम उसके लिमिटिंग बिलीव्स पे समझते हैं। ठीक है, फिर हम उसको उन एपिसोड्स में लेके जाते हैं जहां पे उसने कुछ बहुत अच्छा अचीव किया था। अच्छा, उस पर्टिकुलर इंसान हाँ, वहां उसको पूछते हैं तब क्या हुआ था। अभी जैसे मेरे साथ भी हुआ, मैं बीच में फोकस नहीं कर पा रहा था। ठीक है, तो मैं खुद के साथ बैठा, मैंने बोला, जैसे आपने एक वो मूवी देखी है मिल्खा सिंह, हाँ, भाग मिल्खा भाग, हाँ, तो उसमें जब वो हारता है लड़की के चक्कर में, वो अपने आप को थप्पड़ मारता है, हाँ, 8-10 थप्पड़ मारता है, हाँ, बहुत जोर से। ठीक है, तो समटाइम्स यू कैन कोच योरसेल्फ, यू हैव दैट कैपेबिलिटी टू कोच योरसेल्फ। सम पीपल हैव दैट कैपेबिलिटी टू कोच देमसेल्फ, सम पीपल नीड अ कोच, इट्स ओके, करेक्ट, कोई खराब बात नहीं है इसमें। ठीक है, अगर आपको लगता है आपको कोच की हेल्प चाहिए तो आप ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैं खड़ा हुआ स्क्रीन इसके सामने, मैं यार तू 12वीं में 500 दिन सुबह 4 बजे उठता था, 8-8 10-10 घंटे पढ़ता था, मतलब जब शीट्स निकल गई तो 200 किलो की तो रद्दी निकली थी। इतना सम्स किए थे, एक एक बुक 4-4 बार कर दी थी, और तू यार अभी ये नहीं कर पा रहा, ये नहीं कर पा रहा, क्या हो गया? फिर मैंने बैठ के लिखा मैं तब क्या करता था, मुझे क्या ड्राइव करता था, मेरे लिए क्या एक ऐसी चीज थी जो मुझे पर्पस अचीव करना था। पता है वो पर्पस क्या था? 10वीं 12वीं में हमारी सोसाइटी में, ओएनजीसी में रहते थे, 10वीं में जो फर्स्ट आता था वो 15 अगस्त को झंडा खींचता था, और 12वीं में जो फर्स्ट आता था वो 26 जनवरी को झंडा खींचता था। और एक माँ बाप के लिए मतलब एकदम वो बड़ा प्राउड, क्योंकि 100 घर थे वहां पे, 100 हाउसेस। तो 10वीं में मैं थर्ड था, तो मैं झंडा नहीं खींच पाया। तब ठान लिया कि 12वीं में झंडा हम खींचेंगे, और दूर दूर तक कोई नहीं होगा, ऐसा खींचेंगे। तो वो जो मोटिवेशन था वो मेरा पर्पस बना, उस पर्पस ने मुझे पावर दी और मेरे से काम करवाया। तो वही मैं बार बार कहता हूं कि कुछ गोल सेट कर दो। ठीक है, समटाइम्स द गोल कुड बी फॉर योरसेल्फ, समटाइम्स द गोल कुड बी फॉर लार्जर सेट ऑफ पीपल। आज मोदी जी को क्या ड्राइव करता है?
उनके पैसे लेके जाना क्या उन्होंने ऊपर? बिल्कुल ठीक है, correct. उनके पास सारे सुख सुविधाएं हैं, हम्म, वो प्राइम मिनिस्टर बन के हल्के भी रह सकते हैं, हम्म, पर वो पागल जैसे काम करते हैं 18-18 घंटे। हम्म। सुबह कहीं होते हैं, दोपहर को कहीं होते हैं, शाम को कहीं होते हैं। हमको साला कोई सुबह बोलते दिल्ली से नोएडा आना है, नोएडा से दिल्ली जाना, उतने पे जान निकल जाती है। करेक्ट है, तो बिल्कुल। दिस इज माइंडसेट, दिस इज एटलीस्ट लर्न फ्रॉम देम यार। उनको गाली देके फायदा नहीं है, लर्न फ्रॉम दीज पीपल। मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, आपके लीडर्स, ये अच्छे बिजनेसमैन है, यही सब सीख सकते हैं हम उनसे। आई रिस्पेक्ट दीपेंद्र गोयल अलॉट। 14 साल से वो जोमेटो क्रिएट कर रहा है, आज 50,000 करोड़ का ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू है। 50,000 करोड़, डीमार्ट का 50,000 करोड़ का रेवेन्यू है। सोचिए 400 स्टोर्स के बाद। कितनी पुरानी कंपनी है वो। कितनी पुरानी कंपनी है, 2002 की कंपनी है, ये 2013 का आया हुआ। ठीक है, 11 साल बाद चालू किया, और उसके पास फिजिकल 500 स्टोर, 400-500 स्टोर है, इसके पास फिजिकल एक भी स्टोर नहीं, और फिर भी 50,000 करोड़ का जीओवी है, और बोलता है मैं इसको $30 बिलियन की कंपनी बनाऊंगा। लर्न फ्रॉम सच पीपल। करेक्ट। उनको गाली देके फायदा नहीं है, वो सुन रहे भी नहीं है। सही बात, उनका पर्पस क्लियर है ना। उनको पर्पस क्लियर, उनको पता है, वो कहते हैं ना नींद और निंदा, इन दोनों पे जो कंट्रोल पा लेता है ना, वो बहुत आगे जाता है। अगर आपका स्लीप और ये सब जो लोग गालियां दे रहे हैं आपको, देखो हमारे फील्ड में भी होता है, मेरे को भी पड़ती है, आई एम श्योर आपको भी पड़ती होंगी, सबको पड़ती है, कोई क्रिएटर ऐसा नहीं है जिसको नहीं पड़ती। ये जो आपने बोला ना, ये नींद और निंदा वाली बात जो आपने बोली, ये बड़ी डीप है, ये बहुत डीप है। अगर इस चीज़ को समझ लिया तो आप ये समझ जाओगे कि यार मेरा खुद का फोकस क्या है, मैं कहाँ फोकस कर रहा हूँ। हर किसी इंसान में बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं, बहुत खराब चीज़ें भी होती हैं। आपका फोकस क्या है, वो आप हो, ना कि वो इंसान। बिल्कुल, हाँ, मतलब आप देखिए, स्ट्रेस एक वर्ड है, मैं स्ट्रेस को डिफाइन कर दूं, बहुत सिंपल है स्ट्रेस। स्ट्रेस इज व्हेन यू ट्राई टू कंट्रोल व्हाट इज नॉट इन योर कंट्रोल एंड यू डोंट डू और टेक एक्शन फॉर थिंग्स व्हिच वर इन योर कंट्रोल। स्ट्रेस इज नॉट ओनली कि बाहर की चीजों से, स्ट्रेस आप कुछ कर सकते थे और आपने नहीं किया, वो भी स्ट्रेस है। और कुछ नहीं कर सकते तो उसको करने की क्षमता सोच रहे थे। देखिए मार्केट्स में क्यों लोगों को स्ट्रेस होता है, आपने एक पोजीशन ली, आपने कहा कि भाई मैं एक पोजीशन ले रहा हूं जो मुझे लगता है कि मार्केट्स ऊपर जाएंगी। अब मार्केट्स आपकी सुनने वाली है क्या? आपने पूरा सेटअप यूज किया, आपने रूल्स फॉलो किए, आपने ट्रेड सेटअप किया, डुअल सेटअप्स होते हैं, सब कुछ कर लिया, मार्केट फिर भी आपकी नहीं सुनेगी, क्योंकि बाजार से बहस नहीं कर सकते ना। सही बात है। तो महाभारत में पांडवों को वनवास मिला था, उनको भेज दिया गया था बाहर। तो एक कथा थी उसमें कि पांचों भाई बहुत प्यासे होते हैं, चल रहे होते हैं जंगल में, तो एक भाई जाता है, उसको एक तालाब मिलता है, वहां पे यक्ष अपीयर होते हैं और उनको बोलते हैं कि तुम पानी पियो, उससे पहले मेरे क्वेश्चन का आंसर करना पड़ेगा। तो वो नहीं करता, वो उसको बहुत प्यास होती है, वो जाता है, पानी पी लेता है और वो मर जाता है। फिर सेकंड भाई पहले भाई को ढूंढते हुए आता है, ठीक है, उसके बाद तीसरा आता है, चौथा आता है, तो ऐसे चारों पानी पीते हैं आंसर किए बिना और उनकी डेथ हो जाती है। फिर युधिष्ठिर जी महाराज जो सबसे एल्डर ब्रदर हैं, जो हमेशा सत्य के साथ रहते हैं, वो आते हैं। तो यक्ष उनको देखता है, वो देखता है ये चारों तो गिरे पड़े हैं, तो वो बोलता है पूछो मुझसे, आप पूछो। तो यक्ष एक सवाल पूछते हैं कि इस दुनिया में खुश कौन रहेगा, ठीक है, हु विल बी हैप्पी इन दिस वर्ल्ड। और आंसर वाज सुपर हाई क्वालिटी। वो कहते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपने मीन्स पे रहते हुए खुश है, अपने मीन्स पे रहते हुए खुश है, चाहे वो गरीब है पर उस पर उधार नहीं है, ऐसा व्यक्ति हमेशा खुश रहेगा। ये युधिष्ठिर जी का आंसर था। तो मैं आपको बार बार क्यों शास्त्रों की तरफ लेके जाता हूं कि हमें बहुत ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। हमारी भागवतम की कथाएं, भगवत गीता की कथाएं, महाभारत की कथाएं, रामायण की कथाएं इनफ है हमारे लाइफ को कैसे लीड करना है, कैसे हमें आगे प्रोग्रेस करना है। देखिए कठिनाई आती है, श्री राम के लाइफ में भी कठिनाई आई 14 साल की, तो उन्होंने डील किया उसके साथ। हर जन की लाइफ में आती है कठिनाई, शनि की 7.5 सबको आएगी, आप वो डील कैसे करते हो वो पॉइंट है। आप क्रैक हो जाते हो उसमें या फिर अपने आप को रिफॉर्म करते हो, ये सब टाइम होते हैं। एक बार मैं मिला रितेश अग्रवाल से, तो उस टाइम ना कोविड का टाइम था, तो पूछा उनसे कि भाई आप परेशानी में हो गए, क्योंकि बोलते हैं नहीं देखो क्या होता है, जब समंदर में आंधी होती है तो फिशरमैन को अपना जो टूल है वो शार्पन करना चाहिए। अब आप सोचो यार, एक 26-27 साल का लड़का, बिलियंस ऑफ डॉलर की कंपनी, जीरो रेवेन्यू पे आ गई, क्योंकि कोविड में तो चल रहा ही नहीं था, होटल्स नहीं चल रहे थे, और वो क्या कह रहा है कि कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी समंदर में आंधियां हैं तो अपन बाहर बैठे हैं, अपन अपना छिलका मार के एकदम बढ़िया करते हैं कि जब समय आएगा तब जाके फिशिंग करेंगे, बढ़िया सी तैयार हो जाएंगे। अब ये माइंडसेट है ना। हाँ।
दूसरा कोई बंदा क्या होगा, हाय मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, भगवान ने मेरे साथ ये क्या कर दिया, अन्याय हो गया। ये भी एक आंसर था और ये भी एक आंसर था। और आज देखो इतनी यंग एज में उन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स की कंपनी बनाई है, आईपीओ जाने की बात कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े निवेशकों से पैसा लेके आया, आज एक ओयो एक हाउस होल्ड ब्रांड बना दिया, बिल्कुल, और इंटरनेशनल ब्रांड बना दिया। इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। अमेजिंग। सो आई थिंक माइंडसेट पर तो एक बहुत, मुझे लग रहा है एक बहुत अच्छा एपिसोड अपने आप बन गया है ये जी। और क्योंकि अब आपने इतने ज़्यादा इनपुट शेयर किया, एग्जाम्पल शेयर किए, समझ में आ गया होगा सभी को, इनफैक्ट मुझे भी आ गया इनफैक्ट, कि आई थिंक की रोल माइंडसेट का है और जिसके ज़रिए हम अपनी लाइफ को जैसे चाहें वो लीड कर सकते हैं, चाहे वो इन्वेस्टिंग की जर्नी हो या आपकी पर्सनल जर्नी हो या किसी तरह की भी करियर आप देख रहे हो, चाहे कुछ भी आप देख रहे हो। हेनरी फोर्ड ने एक बात कही थी कि यू थिंक यू कैन डू इट एंड यू थिंक यू कांट डू इट, इन बोथ द केसेस यू आर ऑलवेज राइट। वाओ, यस। तो उनका मतलब क्या हुआ कि भाई जो तुम सोच सकते हो वही होगा, तुम कहोगे मैं नहीं कर सकता तो नहीं होगा, तुम सही हो, तुम कह दो कि मैं कर सकता हूं तो भी सही हो, तो भी सही हो। तो मतलब यू थिंक यू कैन डू इट और यू थिंक यू कांट डू इट, यू विल बी ऑलवेज राइट। करेक्ट। थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस। सो नाउ मैं जानना चाहता हूँ आपके रीसेंट एक्सपीरियंस के बारे में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन के। आप प्लीज उसके बारे में कुछ शेयर कीजिए। देखिए ये तो मतलब मैं तो हमेशा क्या कहता हूँ, जब मुझे कोई फोन करता है हाउ आर यू, तो मेरा हमेशा आंसर होता है ऑसमली अमेजिंग एज ऑलवेज। ठीक है, तो यहां से एनर्जी मल्टीप्लायर हो जाती है, स्टार्ट होती है बात होती है। आई कुड फील इट। हाँ, आपकी एनर्जी फोन पर भी इतनी ज्यादा अच्छी एनर्जी पॉजिटिव मिलती है ना, पॉजिटिविटी आप वाइब्रेशन वो फोन पे कम्युनिकेट करते हो ना, कि ऐसा लगता है कि यार मजा ही आ गया, बात करते रहो इनसे यार। थैंक यू सो मच वंस अगेन। ये कोशिश है, देखिए ये क्या होता है कि आप बार बार प्रैक्टिस करते हो, फिर ये हैबिट बनती है। हैबिट्स आर अ रिजल्ट ऑफ अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। करेक्ट। ठीक है, तो जब मैं अपनी जर्नी चालू कर रहा था एज अ क्रिएटर, ठीक है, मैं कोचिंग बहुत टाइम से कर रहा हूँ, कंसल्टिंग बहुत टाइम से कर रहा हूँ, कुछ लोग मुझे जानते भी हैं, तो मैंने यूट्यूब की जर्नी चालू की 16 जनवरी 2024 को मैंने अपना चैनल बनाया। इसी जनवरी में? इसी जनवरी, हाँ, लेस देन 6 मंथ्स। तो बनाया, ठीक है जी। अब आपको भी पता है यूट्यूब शुरू में नॉट वेरी रिवॉर्डिंग है। करेक्ट। मैं एक अच्छे क्रिएटर से मिला, उन्होंने कहा भाई मेरे को 14 महीने लग गए थे 10,000 पहुंचने को। आज वो क्रिएटर 5 मिलियन से ज्यादा पे हैं। तो मैंने चलो ठीक है यार, इनको 14 महीने लगे तो अपन भी पहुंच ही जाएंगे 14 महीने में। पर मेरा गोल 10,000 1 लाख नहीं था, मेरा था गोल होगा 1 मिलियन टू स्टार्ट विथ। ओके, ठीक है, ये मैंने ना दो चीजें, एक तो इसमें ऑब्वियसली अट्रैक्शन हो गया कि आपने 1 मिलियन कम्युनिकेट कर दिया यूनिवर्स को। दूसरा क्या होता है, मैंने मेरे एक बहुत अच्छे फ्रेंड है, वो कस्टमर सर्विस के हेड हुआ करते थे अर्बन क्लैप में। okay. तो उनसे मैंने एक बात की थी कि एक्सेलेंस कैसे अचीव होती है। अगर आपको अपनी लाइफ में एक्सेलेंस लानी है, हम कहते हैं ना वी आर ऑल चेजिंग एक्सेलेंस, वी आर ऑल चेजिंग एक्सेलेंस, तो एक्सेलेंस कैसे आती है? एक्सेलेंस आती है जब आप अनरीजनेबल गोल सेट करते हो अपने लिए। ठीक है, तब आपके लिए एक्सेलेंस आती है। अब अनरीजनेबल गोल दो तरीके के हो गए, एक हो गया आपके करियर में, एक हो गया पैसे के साथ। पैसे के साथ अनरीजनेबल गोल मत सेट करो, फिर पैसे बर्बाद होंगे। पर अपने ग्रोथ करियर में तो आप सेट कर सकते हो ना, ठीक है, क्योंकि वहां पैसे नहीं लग रहे, वहां मेहनत लग रही है। तो मैंने एक अनरीजनेबल गोल सेट कर दिया, मेरे को 1 मिलियन करना है। ठीक है, तो किसी ने मेरे को बोला यार तू कैसी बातें कर रहा है, यूट्यूब तेरे को पता है 2024 में कितना डिफिकल्ट हो गया है, ये हो गया है, वो हो गया है, ऐसे हो गया वो। ठीक है, दैट इज एक्सटर्नल एनवायरमेंट, आई विल डू व्हाट आई कैन कंट्रोल। मैं रोज पोस्ट करूंगा वीडियो, बहुत मुश्किल होता है, आप भी जानते हो, बहुत मुश्किल होता है। मैं रोज पोस्ट करूंगा वीडियो, ये मेरा कमिटमेंट है। मैं हाई क्वालिटी कंटेंट डालूंगा, ये मेरा कमिटमेंट है। रिसर्च्ड कंटेंट डालूंगा, मेरा कमिटमेंट है। तो मैंने ये स्टार्ट कर दिया। अब 16 जनवरी से स्टार्ट हुआ, धीरे 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 पुश हुआ। ठीक है, अब क्या है, जब आपने बोल दिया यूनिवर्स को, अब उसको सुनना तो पड़ेगा ना, उसकी भी मजबूरी है। तो 400 100 200 तो शायद पहले दिन ही हो गया था, बिकॉज पीपल वर वेटिंग। तो सबने आके फटाफट सब्सक्राइब किया, मेरे को फोटो भेजी, सब उन्होंने सब्सक्राइब कर लिया। उसके बाद स्लो हो गया फिर से, पर हमने कंटेंट डालते रहे, क्योंकि एक्सटर्नल में कंट्रोल करना नहीं, हमें तो वो करना है जो हम कर सकते। चले मेरे चैनल में किसी ने वीडियो देखी और सागर सर को रेकमेंड कर दिया कि आपको इनको बुलाना चाहिए। तब मेरा चैनल 500 सब्सक्राइबर पे था। ओके, सागर सिन्हा सर जो जी, तो ही वॉज ऑल्सो वेरी काइंड। अब देखो यूनिवर्स काम कर रहा है। हाँ, ठीक है, उन्होंने मेरे को बोला संजय जी आप आ जाओ, एक मेरे साथ पॉडकास्ट करते हैं। तो मैंने बोला ठीक है करते हैं, मतलब थैंक यू सो मच, इट इज सच एन ऑनर कि आप इतने बड़े क्रिएटर हो और आप मेरे को इतने यंग क्रिएटर को इन दैट वेज बुला रहे हो। उन्होंने बुलाया और आई थिंक हमने एक पॉडकास्ट किया। पॉडकास्ट करते करते उनको समझ आया मेरे को ट्रेडिंग आती है। उन्होंने बोला चलो एक लाइव बोर्ड वीडियो भी करते हैं कि बोर्ड पे आप बताओ आपकी स्ट्रेटजी क्या है ट्रेडिंग की, क्योंकि वो ट्रेडिंग पे भी काफी वीडियोस करते हैं अपने मेन चैनल पे। हाँ। अब मैं फीचर हो गया उनके मेन चैनल पे। अब मेन चैनल पे फीचर हो गया तो ऑटोमेटिकली मेरे पास ट्रैफिक आने लग गया। आई रीच्ड 1000 सब्सक्राइबर्स ऑन 16th of April 2024। ओके, ठीक है, विच वॉज 3 months। ये मेरे को डेट इसलिए याद है, उस दिन रामनवमी थी। ठीक है, और मैं थोड़ा हनुमान भक्त हूँ, मैसिव, तो राम हनुमान। फिर 23 अप्रैल को
मेरे 10,000 सब्सक्राइबर हो गए, विच इज इन 7 days आई गेन्ड 9,000 सब्सक्राइबर्स। अब वो दिन क्यों याद है? क्योंकि उस दिन हनुमान जन्मोत्सव था। पूरी कृपा आप पर। तो पूरी कृपा रही। देखो अगेन यूनिवर्स, भगवान सब कर रहे हैं, सपोर्ट ही कर रहे हैं, क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं। एंड फ्रॉम दैट 23rd April, अगर आप 16 अप्रैल 1000 पकड़ो, तो मोदी जी जिस दिन प्राइम मिनिस्टर बने 4 जून को, उस दिन मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे हो गए। तो फ्रॉम 1000 to 1 lakh सब्सक्राइबर्स वाज इन अ स्पैन ऑफ 49 days। अमेजिंग। जो मुझे ऐसा लगता है कि इवन मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स जिनके होते हैं, उनका भी मंथली ग्रोथ इस स्पीड में नहीं होता। क्योंकि मैं कंपेयर कर रहा हूं, देख रहा रहता हूं, vidIQ पे सब चेक करता रहता हूं। आई एम नॉट टेकिंग प्राइड ऑफ दैट। हो सकता है भगवान ने कृपा करी, मेरा एक शॉर्ट बहुत वायरल हो गया, तो उसमें 20 मिलियन व्यूज आ गए, तो उसने मेरे को एक बहुत फिलिप दे दिया। उसमें मेरी कुछ लॉन्ग वीडियोस 2.5 लाख व्यूज पे चली गई, कुछ वीडियो 70-80 हजार व्यूज पे चली गई, बट कंटेंट को लोगों ने पसंद किया। और ऑनेस्ट, मतलब नीचे कमेंट्स आए कि भाई आप बहुत ऑनेस्टली बता रहे हो, बहुत दिल से बता रहे हो। तो वही कोशिश करी हमने। फाइनेंस सिखा रहे हो, सही तरीके से सिखा दो, इजी लैंग्वेज में। मेरी 32 मिनट की वीडियोस है, 36 मिनट्स, और उसका एवरेज व्यू ड्यूरेशन होता है 30%, 40%। अमेजिंग। तो मैं ये कहता हूं ये सब क्यों हुआ? क्योंकि हमने कम्युनिकेशन राइट रखी, एक्सपेक्टेशन कम रखी, और ग्रेटिट्यूड ज्यादा रखा। ग्रेटिट्यूड प्लेज अ वेरी बिग रोल। इफ यू स्टार्ट थैंकिंग गॉड फॉर एवरीथिंग यू हैव, गॉड विल गिव यू मोर। गॉड डजंट गिव टू क्रिबर्स। भगवान क्रिबर्स को नहीं देता, क्योंकि उसको पता है यार मैं दे भी दूंगा फिर भी रोतू पोतू रहेगा। तो तुम्हारे पास जो है आज 25,000 रुपए महीना कमा रहे हो ना, तो आप भारत के टॉप 10% हो। तो उस बात का शुक्र, पहले थैंक यू कर दो। करेक्ट। देन मूव नेक्स्ट, कि ठीक है आज मैं 25 पे हूं, हाउ डू आई मूव टू 50,000? ठीक है, अब मेरे को 50, आप अपने यूनिवर्स को बोल दिया मेरे को 50,000 पे जाना है, उसका गोल रखो, उसके लिए अपनी स्किल को। जब आप 50 पे आ जाओ तो थैंक यू बोलो फिर से, करेक्ट, कि भाई अब ये भी अचीव हो गया, चलो नेक्स्ट 1 लाख पे जाते हैं। तो खुश रहो, ग्रैटिट्यूड रखो, ठीक है। समय परिस्थितियां आपके कंट्रोल में नहीं होने वाली। पहले कोविड आया था, अभी कुछ और आ सकता है, कोई गारंटी है क्या? कुछ नहीं है। करेक्ट है, बिल्कुल ठीक है। तो जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरे लिए काम किया इस बार, वो ये था कि क्लियर कम्युनिकेशन ऑफ 1 मिलियन। नीचे लोगों ने लिखा सब्सक्राइब टू दिस चैनल विल गो टू 10 मिलियन वेरी सून। अब ये लोग प्यार दे रहे हैं। तो यानी हमने डायरेक्शन सही पकड़ी, हमने गोल सही रखा, ऊपर वाले ने मदद कर दी। तो ये सारी चीजें मेरे लिए तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मतलब मैं तो घना ही पता नहीं कितना बोलता रह सकता हूँ, जैसे कहते हैं ना, जैसे कि जस्ट कंटिन्यूअसली बोलता रह सकता हूँ, बिकॉज एक तो कृपा भी बहुत रही है, और हाँ लाइफ में ऐसा भी फेज आया है जो बहुत डिफिकल्ट टाइम गया, पर कभी भी शुक्राना नहीं भूला। क्योंकि हम ये सोचते हैं, मेरे जैसे फादर एस्ट्रोलॉजर है, तो एक बार उन्होंने मेरे को बोला कि तुम्हारा थोड़ा टाइम अगले 4-5 दिन खराब है, तुम्हारा एक्सीडेंट हो सकता है, थोड़ा ख्याल रखना। मैं तब बाइक से कॉलेज जाता था। तो ठीक है जी, अब जा रहे हैं। मेरा ना सुबह 7 बजे मैं बाइक से जा रहा हूँ बॉम्बे में, मैं वेलिंगकर पढ़ता था, घर से रोज सुबह बाइक पे जाता था। जा रहा हूँ, अचानक से मेरी बाइक के आगे कुत्ता आ गया और मैंने उसको हिट कर दिया, मैं गिर गया और मेरे को यहाँ पे स्क्रैचेस है, मेरी शर्ट फट गई और स्क्रैचेस है। अब आप ये सोचो, 7 बजे का टाइम था, मेरे पीछे कोई गाड़ी नहीं थी, मेरे आगे कोई गाड़ी नहीं थी, मैं बच गया। तो डैमेज होना था, हो भी गया, और एक्सट्रीम डैमेज नहीं हुआ। करेक्ट। तो कभी कभी कोई आता है ना, भैया मेरे को तो भगवान ने बहुत खराब समय दिया, अभी ये मेरे साथ ऐसे कर दिया। मतलब भैया तू मरने वाला था, कम खराब समय है ये। तो तुम ऐसे सोच लो कि भाई हो सकता है और खराब हो सकता था, भगवान ने मेरे को बचाया हुआ है, उनका हाथ है मेरे सर पे। व्हेन यू टॉक दीज लैंग्वेजेस, थिंग्स चेंज, सडनली चेंज। अब बोलेंगे तुम ज्ञान ठोक रहे हो, मेरे साथ तो हुआ है, तो मैं तो सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। सो दिस इज ऑल्सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन। व्हेन यू गो डाउन, जब आपका समय ठीक नहीं चल रहा होता, उस टाइम पे भी आप भगवान को थैंक यू बोलो, क्योंकि हो सकता है उससे भी खराब हो सकता था। अब आप देखो ऋषभ पंत, लुक एट हिज स्टोरी। तो मतलब इतना मैसिव डैमेज, अगर वो मन से हार जाता ना, तो वो जिंदगी में वापस आके देखो, अब वो विकेट कीपिंग कर रहा है 1.5 साल के अंदर। व्हाट अ स्टोरी है, व्हाट अ बाउंस बैक स्टोरी, व्हाट अ ब्यूटीफुल स्टोरी। एक मूवी आई है अभी, चंदू चैंपियन, ठीक है, मुरलीकांत पेटकर करके एक एथलीट के बारे में। तो ये व्यक्ति दिखाया गया कि 1950s में एक व्यक्ति हमारे ओलंपिक से ब्रॉन्ज जीत के आया, और इनके गांव में है, सोलापुर गांव में, और इसको मुरलीकांत पेटकर को उसका भाई ऐसे कंधे पे लेके गया दिखाने के लिए। उसने देखा 10,000 लोग उसके सादर सत्कार के लिए आए हैं, बैलगाड़ियां आई हैं। तो उसने विजुलाइज कर दिया, भाई मेरे को भी ओलंपिक्स में मेडल लाना है, ठीक है। तो सब उसको पागल बोलने लगे। फिर वो क्लास में सब पूछे थे, बेटा तुम क्या बनोगे? बोला डॉक्टर बनूंगा। तुम क्या बोलोगे? मैं ये बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा। तुम क्या बोलोगे? मैं ओलंपिक में मेडल लाऊंगा। तो सब हंसते थे, बोलते तू तो चंदू चैंपियन है। चंदू मतलब बच्चा ऐसा।
तो फिर वो बोलता तो हंसने का नहीं, मैं लेके आऊंगा। फिर वो अपने भाई को बोलता है मेरे को कुछ कराओ, तो बोलता है तू एक काम कर, ये अखाड़ा दिख रहा है, ये अखाड़े में जाकर ट्रेनिंग करो, कुछ करना। तो अखाड़े में जाता है तो लोग उसको सीरियसली नहीं, छोटू सा होता है, तो वो थोड़ा पागलपन दिखाता है, तो मेंटर बोलता है ठीक है भाई तू आ जा। तो कौन सा मेडल लाएगा, बोलता है कौन कौन से मेडल होते हैं, उसको पता ही नहीं है, और उसको पता है मेडल लाना है। बोलता है एक तांबा होता है, एक सिल्वर होता है और एक गोल्ड होता है। तो बोलता है कि सबसे बड़ा कौन सा होता है, बोलता है गोल्ड लाऊंगा। ठीक है, तो वो मैनिफेस्ट कर चुका है, वो मैसेज दे चुका है, अब यूनिवर्स का काम है उसको डायरेक्शन देते रहना। उसके बाद आप मूवी में देखो उसको डायरेक्शन मिलती है, फिर उसके लिए रोड ब्लॉक आता है, उसका एक वो आर्मी में होता है तो जंग में उसके पैरालिसिस हो जाता है, फिर वो जाके पैरा ओलंपिक्स में इंडिया को पहला गोल्ड लाके देता है। तो ये देखो इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन में भी वो आदमी थका नहीं, हारा नहीं, और वो क्यों था, क्योंकि उसके पास मेंटर था जिसने उसको आके रीमोटिवेट किया। तो समटाइम्स यू नीड दैट रीस्टार्ट, रीचार्ज। आपको एक्सटर्नल चार्जर लगता है, विच इज नॉट रॉन्ग। लोग है ना इस बात को बुरा मानते हैं, यार मेरे को किसी और के पास जाना पड़ेगा, क्या प्रॉब्लम है, जाओ यार। फोन को भी चार्ज करने के लिए चार्जर चाहिए होता है, अपने आप थोड़ी चार्ज हो रहा होता है वो। बिल्कुल, इसका मतलब ये थोड़ी कि फोन खराब है, करेक्ट, उसको एक्सटर्नल चार्जर चाहिए उस समय के लिए, तो दे दो, उसके बाद वो चार्ज रहता है। तो मैनिफेस्टेशन आपका आधार बनता है कोई भी चीज को लाइफ में अचीव करने के लिए, अट्रैक्शन आधार बनता है कोई भी चीज को अचीव करने के लिए। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। यहाँ पर ना मैं एक और चीज़ के बारे में बात करूंगा कि जैसे मैं वापस से आता हूँ इन्वेस्टिंग जर्नी की तरफ, वापस आ रहा हूँ भी। जैसे इन्वेस्टिंग ना बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल है, और उसमें इतने ऊपर और इतने नीचे जाते हैं। उस दौरान जब बिजनेस बहुत ऊपर है, अपनी लालसा को कंट्रोल करना, और उस दौरान जब बहुत ज़्यादा नीचे है उस वक्त भी उस डर से बचना, ये दोनों चीज़ें बहुत, दोनों स्टेज पर आपका माइंडसेट का कंट्रोल बहुत ज़्यादा है। जब इतना ज़्यादा मार्केट अनसर्टेन है तो उस दौरान पॉजिटिव माइंडसेट को कैसे रखा जाए? देखिए जो भी मार्केट के उतार चढ़ाव होते हैं ना, वो शॉर्ट टर्म होते हैं, ठीक है। आपके डर शॉर्ट टर्म होते हैं, आपका गेन लॉन्ग टर्म होता है, ठीक है। अगर आप एक मार्केट को असेस करेंगे तो मार्केट ना साइनोसाइडल वेव में चलती है। हमने इंजीनियरिंग में पढ़ा था, ऐसे एक वेव होती थी, ठीक है। पर मजेदार बात यह है, अब आप बोलोगे साइनोसाइडल है तो वहीं टिक जाएगी, यहां से उठेगी यहां गिरेगी, यहां से उठेगी यहां गिरेगी, नहीं। ये जो साइनोसाइडल वेव का बैंड है ना, वो ऐसा होता है, इट्स एट 45 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री पे होता है। तो क्या होता है कि आपका साइनोसाइडल वेव चल तो रहा होता है, पर वो अपवर्ड ट्रेंडिंग होता है। तो वो लोअर लोज हायर हाइज, लोअर लोज हायर हाइज बना रहा होता है, बट ये एक लॉन्ग टर्म में होता है। बीच में आपको क्रैश भी झेलना पड़ता है, बीच में आपको एक मतलब बहुत बढ़िया सिनेरियो भी मिलता है। देखिए आप क्रिकेट से देखिए, आप 50 ओवर खेल रहे हैं, पहला ओवर आप बैटिंग करने गए, आप ओपनिंग बैट्समैन है, पहला ओवर डालेगा उस टीम का सबसे बढ़िया बॉलर, जैसे इंडिया का जसप्रीत बुमराह। अब आप बोलो नहीं यार बुमराह को छक्का मारूंगा मैं, तो कहां से मार लोगे यार, इंडिया हैज पुट देयर बेस्ट बॉलर, ठीक है, तो आप उसको प्ले आउट करो, ठीक है, नो प्रॉब्लम, आपने कम रन बना लिए, कम ही रन बनाए ना, पर विकेट पे खड़े रह गए। विकेट नहीं गिरना चाहिए, बस रूल इज वेरी सिंपल, विकेट नहीं गिरना चाहिए। आपने विकेट गिरा दिया तो आपकी अपॉर्चुनिटी खत्म होगी ना रन बनाने की। तो गेम अपना जो गेम्स है वो भी माइंडसेट का ही गेम है सारा, कि माइंडसेट आप कैसे रखते हो, विकेट नहीं गिरने देना कुछ भी करके। टेस्ट मैच है, लाइफ इज टेस्ट मैच, 5 दिन का मैच है, आप खेलो जितना लंबा खेलो। वो गावस्कर याद नहीं है, 200 बॉल तक रन नहीं बनाते थे विकेट नहीं खोने देते थे वो, बैठा रहूंगा तो मेरे को छेद नहीं सकते, भेद नहीं सकते, ठीक है। तो फिर बुमराह आएगा, बुमराह 4 ओवर के बाद बोलेगा ठीक है यार मेरे को सांस लेने दो, अब कोई हल्का बॉलर आएगा, अब तुम पिच पे जम चुके हो, पिच को समझने लग गए हो, मुश्किल बॉलर को तुमने बाहर कर दिया है, अब पीटो, अब पीटो ना, आप किसने मना किया। तो आपको लाइफ में ये नहीं है कि हर ओवर में ही रन बनाने हैं, और इन्वेस्टमेंट जर्नी भी ऐसी है, आपको हर ओवर में रन बनाने की जरूरत नहीं है, लाइफ भी ऐसी है। इसी तरह मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं स्पोर्ट्स का ही, वो है माइकल जॉर्डन का। सब जानते हैं माइकल जॉर्डन को, ऐसा कोई बंदा नहीं होगा इस दुनिया में जो माइकल नहीं जानता उनको। 15 उसने टूर्नामेंट्स खेले जिसमें से 6 जीते 9 हारे। हिज विन रेट इज लेसर देन हिज लूज रेट, बट स्टिल ही इज माइकल जॉर्डन। करेक्ट। तो आप है ना अपनी विन लूजेस से नहीं, अपनी विन से पहचाने जाते हो। लूजेस क्या होता है, थोड़े दिन के लिए समाचार बन जाती हैं, पर जैसे ही आप वापस जीतते हो तो आप वापस आ चुके होते हो मार्केट में। इसमें बहुत अच्छी बात, इसमें मेरे को एक और भी समझ में आया कि जैसा जो आपने बोला ना कि आप पिच पर टिके रहो, वो टिका रहा, उसे 15 खेले। बिल्कुल, लोग पिच छोड़ के चले जाते हैं, और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग में यही हो रहा है। आपने गलत ट्रेड लिया, अच्छा आप डॉक्टर बनने में 5 साल लगता है, 5 साल बाद आप 16 घंटे काम करते हो तो आपको 20,000 रुपये महीना मिलता है।
तो यार स्टॉक मार्केट से क्या नाराजगी है? यहाँ आपको चाहिए मैं 3 दिन में सीख लूं, चौथे दिन आऊं और मैं दिन का 20,000 कमाऊं। यार ये कैसे पॉसिबल है यार? ये भी एक बिजनेस है और उसमें करोड़ों रुपए लगाते हैं और उसमें आप 1 करोड़ रुपए और 5 साल लगा रहे हो। यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं 1,000 रुपए 10,000 रुपए से स्टार्ट एक 999 का कोर्स लेंगे, चलो ये स्ट्रैटेजी सीख ली मैंने। अबे तुमने स्ट्रैटेजी तो सीख ली, पर मानसिकता, मार्केट का थप्पड़ खाना, मार्केट में ऊपर नीचे होना। मेरे एक बहुत अच्छे फ्रेंड है, काफी सिग्निफिकेंट ट्रेडर है, तो वो भी बोलते हैं भाई मैंने एक पोजीशन ली सिल्वर में, मेरा 1 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ एक ही रात में, तो मैंने झेली है वो सारी चीजें, तो आज मैं हीरो हूं। करेक्ट। ठीक है। आज हम बात करते जैसे चंदू चैंपियन की बात करी, तो उसने बहुत कुछ झेला, फिर वो गोल्ड मेडल पे पहुंचा। ठीक है। पीवी सिंधु देख लो, वो कह रही थी अभी पीछे, कोई मैंने देखा, बोलते छालों में खेलती हूं मैं, छाले होते हैं ब्लिस्टर्स, और वहां पे खून निकल रहा था और मैं मैच खेल रही होती हूं, तब वो पीवी सिंधु बनी है। करेक्ट। हर क्रिकेट स्टार को, इन लोग को इंजरी होती है, वो इंजरी में खेल रहे होते हैं, फिर वो स्टार बनते हैं। तो आई थिंक पीपल नीड टू रियलाइज कि बहुत मेहनत लगती है, पर ये लोग कोई भी पिच नहीं छोड़ता। शाहरुख खान की 10 साल एक भी हिट नहीं थी, फिर पठान, जवान, ये सब आई अभी, तो 10 साल पिच पे बना रहा। फालतू मूवीज आई ना, डाल दी उसने, कोई चक्कर नहीं है। तो पिच पे बने रहना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड दैट टाइम योर बिलीफ इन लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कि मैंने मांगा था भाई मिलेगा मेरे को, थोड़ा देर सवेर, हाँ, क्या सबर का फल जरूर मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। ठीक है, करेक्ट। तो वो सबर तो करना पड़ेगा, पेशेंस तो चाहिए। बिल्कुल सही। तो अब हम बात करते हैं, एक फ्रेशर बंदा है, नया बंदा है, वो अपनी इन्वेस्टिंग की जर्नी शुरू करना चाहता है, तो आप उसको क्या सलाह देंगे? उसका रोड मैप लाइफ का क्या होना चाहिए, या इन्वेस्टिंग का क्या होना चाहिए? देखिए, बहुत बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। आई थिंक सिंप्लिसिटी से आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है। फर्स्ट रूल, और ये सबने सुना भी हुआ है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कि डोंट इन्वेस्ट आफ्टर यू स्पेंड, स्पेंड आफ्टर यू इन्वेस्ट। ठीक है। ये मेरी कंपनी का नाम मैंने रखा है प्रॉफिट्स फर्स्ट। तो प्रॉफिट्स फर्स्ट एक अप्रोच है कि आप पहले अपना इन्वेस्टमेंट कर दो, फिर खर्चे करो। स्विगी एक बार कम मंगा लो, बाहर एक बार कम चले जाओ शुरू में, कोई चक्कर नहीं है, पर इन्वेस्टमेंट को नहीं तोड़ना। ठीक है। प्राण जाए पर इन्वेस्टमेंट ना जाए, मतलब इन्वेस्टमेंट जाती रहनी चाहिए। तो आपने अगर ये 20,000 रुपए महीना कमा रहे हो, और 20,000 रुपए में आपने ये तय कर लिया मैं 5,000 रुपए महीना SIP करूंगा, या 4,000 करूंगा, या 3,000 करूंगा, तो पहले वो करो। ठीक है। अगर आप यंग हो, आपके पास समय है, आप इक्विटी को समय दो। इक्विटी का रूल क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। आपकी जो एज है उसको 100 से माइनस कर दो। ठीक है। उतना % आपका पैसा इक्विटी में जाना चाहिए। ओके। तो अगर आपकी 20 की उम्र है, 100 माइनस 20 हो गया 80, तो 80% ऑफ योर इन्वेस्टेबल कॉर्पस शुड गो इन इक्विटी। ओके ओके। क्यों? क्योंकि अभी आपके पास समय है रिस्क लेने का। आप 20 साल का सोच सकते हो। बिल्कुल सही। ठीक है। एक व्यक्ति अगर 20,000 रुपए कमाता है और 25-30% अपनी इन्वेस्टमेंट करता है उसमें से, और ज्यादा म्यूचुअल फंड्स में, ज्यादा स्मॉल कैप मिड कैप में डालता है, कम इंडेक्स में डालता है, जहां थोड़ा रिस्क ले रहा है क्योंकि उसके पास टाइम है, हाँ, और वो हर साल 10-10% से अपनी सैलरी बढ़ा रहा है, 10-10% से अपना निवेश बढ़ा रहा है, ज्यादा नहीं मांग रहा ना, ये तो बेसिक चीज है जी। वो 20 साल में उसके पास 3-4 करोड़ का कॉर्पस होगा। अब 40 की उम्र में अगर आपके पास 3-4 करोड़ का कॉर्पस है, इट इज नॉट बैड। ठीक है। ज्यादा होगा, दैट इज, वो आपका बेनिफिट है, भगवान की कृपा, आप पिच पे बने रहे, आप खेलते रहे, तो आपको बेनिफिट भी हो सकता है। मैं तो एक बहुत कॉन्जर्वेटिव स्टेट ऑफ अफेयर्स में आपको बता रहा हूं। ठीक है। और 4 करोड़ एक बार एक व्यक्ति के पास हो गया, तो उसके बाद वो अगले 20 साल उसमें से 4 लाख रुपए महीना निकाल सकता है। बिल्कुल सही। ठीक है। तो इन्वेस्टिंग जर्नी लॉन्ग टर्म के एंगल से सोचो। आप अभी बिल्कुल, अगर आप एक्टिव इनकम में हो, आप जॉब करते हो, कृपया करके स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्ट मत करो। ओके। सिर्फ म्यूचुअल फंड्स में पैसा डालो। अगर आप लंबे समय के लिए डाल रहे हो तो थोड़ा कैपिटल आप ज्यादा स्मॉल कैप और मिड कैप में डाल दो। अगर आप छोटे समय के लिए डाल रहे हो तो इंडेक्स में ज्यादा रखो, क्योंकि वो कंपैरेटिवली सेफर इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है। और अपनी एक्टिव इनकम को ग्रो करने में, शुरू के 10 साल में एक्टिव इनकम को ग्रो करने में ज्यादा फोकस करो। क्योंकि जितनी एक्टिव इनकम होगी उतनी पैसिवली आप बना सकोगे ना। अगर मेरा 20,000 की जगह सैलरी 40,000 हो जाती है, तो मेरा इन्वेस्टेबल कॉर्पस 5,000 की जगह 10,000 हो जाता है। बिल्कुल। मैं 3 करोड़ की जगह 6 करोड़ पाऊंगा। तो फोकस ऑन बिल्डिंग योर स्किल्स टू क्रिएट अ बेटर एक्टिव इनकम। मैंने भी वही किया था, मैंने एक्टिव इनकम ज्यादा करी, जिसकी वजह से मैं ज्यादा इन्वेस्ट कर पाया, जिसकी वजह से आज मैं पैसिव इनकम पे आया। ठीक है। तो स्टार्टिंग आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी सिंपल रखो, कोई सरफोड़ मत करो, कोई दिमाग मत लगाओ, बस रूल ऑफ कंपाउंडिंग इज डोंट डिस्टर्ब इट। आप जितना फंड मैनेजर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, आप सोच के भी नहीं कर सकते उतना अच्छा, क्योंकि ही इज ट्रेन्ड इन इट, ही स्पेंट, वो पिच पे बना हुआ है बहुत समय से। तो उसका काम आप मत करने की कोशिश करो, आप अपने काम में निपुणता पाओ, अपने काम में और बेटर हो जाओ। अगर आप कहीं पे नौकरी कर रहे हो एडिटर की, तो एडिटिंग स्किल्स ज्यादा सीखो, इन्वेस्टिंग आपका काम नहीं है।
वो कहते हैं मछली से पेड़ नहीं चढ़ाते और बंदर को तैराते नहीं है। बिल्कुल सही। तो आप मछली हो, आप पानी में रहो, आराम से जाके एक्टिव इनकम बिल्ड करो अपने एडिटिंग स्किल्स इतने अच्छे करोगे, आपकी 20,000 की तनख्वाह 2 लाख हो जाए 5 साल में। फोकस ऑन दैट, देन यू विल हैव मोर कॉर्पस टू इन्वेस्ट। बिल्कुल सही, बिल्कुल तो सही। ये मेरी एडवाइस होगी, सिंपल रखो लाइफ को भाई, कोई कॉम्प्लिकेटेड, आई डोंट वांट टू गिव यू अ एक्सेल शीट जिसमें आप सब कुछ पंच करो और ये सब होगा, कुछ नहीं करना। जो मैंने बेसिक चीज बोली उतना ही करो, मैंने भी वही किया था और मैंने अचीव किया। और भारत एक ग्रोइंग स्टोरी है। आज अगर इंडेक्स 75,000 है तो कल को 2 लाख भी होगा, 3 लाख भी होगा। हमने 20,000 भी देखा है, हमने 8,000 भी देखा है इंडेक्स। करेक्ट। वही 8,000 वाला इंडेक्स आज हमने 75,000 भी देख लिया अपने ही जीवन काल में, छोटे से 16-18 ईयर्स के अंदर। तो आज अगर ये 75,000 है तो कल को 2.25 लाख, 2 लाख, 3 लाख होगा। इंडिया स्टोरी इज ग्रोइंग। तो ये वो आप, आई थिंक आपने बाहर मेरे को एक बात ये भी बोली थी कि भाई इंडिया में इन्वेस्ट करो, क्योंकि अगर इंडिया आपको पता है अगर ग्रो कर रहा है तो फिर आप टेंशन क्यों ले रहे हो? टेंशन क्यों ले रहे हो? इंडिया में इन्वेस्ट करो। और इंडिया में इन्वेस्ट करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स मस्त सही है। तो मैं एक और चीज़ यहाँ पर पूछता हूँ, थोड़ी अलग है। अब जब हम बात कर रहे हैं ना, जैसे आप बात कर रहे हो, आप बहुत प्रेफरेंस देते हो म्यूचुअल फंड को, क्योंकि ये एक थोड़ा बैलेंस सा है, क्योंकि एक्सपर्ट इसको हैंडल कर रहे हैं और आपकी रिस्क एबिलिटी भी कम हो जाती है मुझे लगता है कंपेरेटिवली। लेकिन ना बहुत सारे इन्वेस्टमेंट के अलग अलग तरीके हैं, जैसे गोल्ड लेना, लोग फिजिकल गोल्ड लेते हैं, फिर अब लोग समझ रहे हैं कि फिजिकल गोल्ड लेने का कुछ फ़ायदा नहीं है। तो आप थोड़ा सा ये ड्रॉप डाउन कर सकते हैं कि सबसे ज़्यादा रिस्क किस में, जो शायद इनिशियली नहीं लेना चाहिए, या किस स्टेज में आप ले सकते हो, या कम सबसे कम किस में पड़ता है? जैसे इंडेक्स फंड है, जैसे बहुत बड़े बड़े जो एक्सपर्ट हैं वो ये भी बोलते हैं कि अगर आप सेफेस्ट वे चाह रहे हो तो इंडेक्स फंड में आप पैसा डालो और वो भी आपको 12-15% दे देगा यार, 20-25-30 सालों में आराम से दे देगा बिना रिस्क के। बिल्कुल, है ना? तो ये कुछ आप थोड़ा बताना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, वॉरेन बफे इस दुनिया के सबसे बड़े कंपाउंडर रहे हैं। मतलब हाँ। वो कंपाउंडर नहीं, मतलब कंपाउंड किया। तो उन्होंने एक बात कही थी, जब मेरी डेथ हो जाएगी तो मैंने क्लियर मैंडेट दिया हुआ है कि मेरा पैसा इंडेक्स फंड में जाएगा। ठीक है। अच्छा। और इन्होंने एक व्यक्ति के साथ बेट भी लगाई थी 2008 में। उसे बोला, मैं काम करता हूँ, मैं मेरे पैसे इंडेक्स फंड में लगाता हूँ, तू अपने पैसे हेज फंड में लगा। अच्छा। तो हेज फंड वाले ने बोला था, देख मैं तेरे से ज़्यादा कमाऊंगा। बोले 10 साल बाद मिलेंगे, ठीक है? जो ज़्यादा कमाएगा वो एक दूसरे को $1 मिलियन दे देगा। मतलब जिसने कम कमाया होगा वो जिससे ज़्यादा कमाएगा उसको $1 मिलियन देगा। ठीक है। वॉरेन बफे ने 10 साल में 84% कमाया टोटल ग्रॉस। वो हेज फंड ने 22% कमाया। ठीक है। तो अगेन बार बार एक ही मुद्दे पे घूम फिर के आएंगे, इन्वेस्टिंग का मतलब ही लॉन्ग टर्म होता है। आप लॉन्ग टर्म का विजन लेके चलो, आपके पैसे बनने ही बनने। आप छोटे छोटे लेफ्ट राइट देखोगे तो आपको कभी पैसा बन नहीं सकता। दूसरी बात, आपने इंस्ट्रूमेंट्स की बात करी कि कौन से इंस्ट्रूमेंट में कितना रिस्क है क्या नहीं है। आई थिंक वो सेशन एक अलग लंबा सेशन हो जाएगा, बट मैं एक उसका बेसिक फ्रेमवर्क यही दूंगा कि सबसे सेफेस्ट इस दुनिया में एफडी होती है हमारे देश में। हाँ। और वो हर बैंक में 5 लाख का लिमिट है, तो आप अगर 10 लाख की करते हो तो 2 बैंकों में कर लेना, विल बी सुपर सेफ। फिर तो आपका पैसा डूबना ही नहीं। ठीक है। इन्फ्लेशन को आप बीट नहीं कर पाओगे, पर आप इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर सकते, बट दैट्स द सिंपल। आपने बोला सिंपलेस्ट, तो सिंपलेस्ट यही है, लीस्ट रिस्क यही है। ठीक है। दूसरा जो है वो हो गया, इस तरह के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स आ गए आजकल, पीयर टू पीयर लेंडिंग के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स आ गए जो थोड़ा रिस्की होते हैं पर आपको 10-11% तक रिटर्न दे देते हैं। फिर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड ने पीछे बहुत अच्छा रिटर्न दिया, 14% का IRR दिया, 13-14% का, विच इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंटली ग्रेट रिटर्न। उसके बाद आपके कुछ बॉन्ड्स आते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स आते हैं जो आपको 14, 15, 16, 17, 18% तक का रिटर्न दे देते हैं, जिनमें रिस्क ज्यादा होता है पर आपको कैश फ्लो मंथली होता है। तो ऐसे ना लैडर पे रिस्क जैसे जैसे बढ़ाओगे, रिटर्न्स बढ़ते हुए आपको इंस्ट्रूमेंट्स इंडिया में अभी बहुत आ गए हैं। तो अपॉर्चुनिटी बहुत है पैसिव इनकम बनाने की, बट वो एक अलग संसार है। हाँ। मैं आज के निवेशक को, बच्चे को, एक जूनियर, एक 20 साल के 21 साल के लड़के को, नौजवान को या लड़की को, मेरी बहन को यही बोलना चाहूंगा कि भाई तुम सिर्फ अपनी इनकम का एक पोर्शन तय कर लो। अगर लंबे समय तक डाल रहे हो तो थोड़ा मिड कैप स्मॉल कैप में ज्यादा डाल सकते हो, 60-70% उधर डाल दो, बाकी इंडेक्स में डाल दो। मस्त रहो, स्वस्थ रहो, एक ही चीज पे फोकस करो, अपनी एक्टिव इनकम बढ़ाने पे फोकस करो, स्किल्स डेवलप करो, ताकि आप 20,000 की तनख्वाह को 2 लाख ले जाओ। वो ऑटोमेटिकली इट विल ट्रांसफॉर्म इनटू बेटर इन्वेस्टमेंट एंड ऑटोमेटिकली दैट विल ट्रांसफर इनटू बिगर कॉर्पस। ठीक है। आप मार्केट में ये मत सोचो मैं 36% कैसे कमा सकता हूँ, वो बहुत मुश्किल है, बड़े बड़े नहीं कर पाए। जो दुनिया के सबसे बड़े कंपाउंडर, उन्होंने 65 साल में सालाना नेट रिटर्न 19.8% का दिया है। तो अगर हम वॉरेन बुफे ने 19.8% का दिया है, पर 65 साल, 60 साल हो गया उसको। ठीक है। आपने आज 10,000 रुपये डाला होता उसमें जब उन्होंने स्टार्ट किया था, तो आज वो 45 करोड़ रुपए से ऊपर होता, सिर्फ 10,000 रुपये। मैं SIP की बात नहीं कर रहा, वन टाइम 10,000 की वैल्यू आज 45 करोड़ से ज्यादा होती।
ठीक है, बट उन्होंने पेशेंस रखा, उन्होंने लंबे समय कमाया, तो वही ज्यादा नहीं ज्यादा देर वाला हिसाब है। तो सबको मेरी एक ही राय होगी, वर्क ऑन योर स्किल्स टू बेटर योर एक्टिव इनकम, योर पैसिव इनकम विल ऑटोमेटिकली बिकम बेटर। तो जिस तरह से आपने बताया कि एक नए बच्चे को कैसे शुरुआत करनी चाहिए, और इनफैक्ट मेरे को लगता है कि ये पूरा जो पॉडकास्ट है सिर्फ नए बच्चे के लिए नहीं है, तो सभी के लिए ये है। सबके लिए है। और मैं ये बोल सकता हूँ कि ये ना मतलब लोगों के लिए रेफरेंस पॉइंट बन जाना चाहिए कि भाई अगर इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू कर रहे हो या बीच में हो या एंड में हो और समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, कैसे प्रॉफिट आएगा, तो इस पॉडकास्ट को देख लेना चाहिए लोगों को ताकि वो समझ सके भाई कि पेशेंस वो उस आपका अगर पॉइंट ऑफ व्यू अगर लॉन्ग टर्म नहीं है तो आप शायद फिर कुछ और सोचो। वेल्थ बिल्डिंग कर ही नहीं सकते। अच्छा फिर क्या होगा ना, समझो आपका व्यू 3 साल का था, 3 साल बाद आप कुछ अचीव नहीं कर पाओगे तो आप डिप्रेशन में चले जाओ। हाँ आपको यार मैं तो 3 साल में सोचा था मेरा पैसा ट्रिपल हो जाएगा, नहीं हुआ, हो गया, वो ऊपर वाले की कृपा है। हाँ। ये जनरल ट्रेंड नहीं है, ठीक है। कोई आपने कैच कर लिया एक सीजन जिसमें आपके अच्छे रिटर्न्स बन गए, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो सीजन नहीं आएगा जिसमें आपके रिटर्न्स की बैंड बजेगी। बिल्कुल सही। तो इसलिए लॉन्ग टर्म में देखा जाता है चीजों को, शॉर्ट टर्म में नहीं देखा जाता। तो मैं यहाँ पर ना एक चीज़ बात करूँगा कि जो ये नए लोग हैं उन्हीं के लिए, स्पेशली उनके लिए ऐसे कौन से रिसोर्सेज या कोई किताब हो सकती है जिसको लोगों को स्टडी करना चाहिए बिफोर गेटिंग इनटू इन्वेस्टमेंट, और इफ दे आर इनटू इन्वेस्टिंग उनको एक दो किताब या कोई वीडियोस या कुछ कोर्स जो उनको ज़रूर समझना चाहिए? देखिए, एक तो व्यक्ति को ये जरूर समझना चाहिए हाउ टू पिक म्यूचुअल फंड्स। Okay. ये तो कंपलसरी मेरे ख्याल से कोर्स में डाल देना चाहिए 10th 11th 12th। अच्छा। क्यों? क्योंकि देखिए उसके जिंदगी का आधार बनने वाला है वो म्यूचुअल फंड्स, ठीक है। एक गवर्नमेंट अगर इस लेवल पे मेहनत कर रही है कि म्यूचुअल फंड सही है, एजुकेशन कैंपेन चल रहा है, आज 20,000 करोड़ की महीने की इक्विटी SIP है, 20,000 करोड़ महीना, और ये बढ़ने वाली है। तो आज अगर एक व्यक्ति SIP करना चाहता है तो वो सिर्फ मेरी सुन के आपकी सुन के ना करे, थोड़ा उसके माइंड में हो कि मैं म्यूचुअल फंड में भी कैसे सिलेक्शन करूं, ठीक है। मैं फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस कैसे देखूं, वो AUM कितना कर रहा है मैं कैसे देखूं, वो रिस्क कितना लेता है, उसका पोर्टफोलियो क्या है, उसके चार्जेस कितने हैं, जो एक बेसिक है ना, ये सारी चीजें हर व्यक्ति को सीख लेनी चाहिए। बहुत एफर्ट नहीं है, मैटर ऑफ 2 आवर्स है। 2 घंटे अपने आप को कमरे में बंद करोगे, सब सीख लोगे। मैंने बोला स्किल इज नेवर एन इशू, दिस इज ओनली इशू, ठीक है। स्किल तो आज आप यूट्यूब पे कोई भी स्किल 2 घंटे में सीख सकते हो, बिल्कुल सही, ठीक है। करेक्ट। बारिंग बिगर स्किल्स लाइक प्रोफेशनल स्किल्स जो हो गए, भाई आपको हार्ट सर्जरी करनी है, वो सब अलग चीज है, बट एक जनरल दीज काइंड ऑफ स्किल्स यू कैन वेरी इजी, ठीक है। तो ये एक हो गया, म्यूचुअल फंड सिलेक्शन आपको बहुत क्लियरली आना चाहिए। सेकंड चीज एक हर व्यक्ति को जो आनी चाहिए वो आना चाहिए कि उसको ना ये बात का अवेयरनेस होना चाहिए कि इंडिया में इन्वेस्टमेंट के क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं। हाँ, जैसे FD हो गया, बैंक लोन, ये हो गया क्या कहते हैं, पीयर टू पीयर लेंडिंग हो गई, या फिर बॉन्ड्स हो गए, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हो गए। तो उसको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि मेरे पास ये इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल है। हाँ, लाइफ के कोई फेज में आपके पास एक्सेस कैपिटल होता है, तो आप कहते हो यार FD में 6% नहीं कमाना चाहता, मैं 9% कमाना चाहता हूँ, 10% कमाना चाहता हूँ, तो उसको पता होना चाहिए यार ये मेरे पास लाइब्रेरी है, अब मैं 10% ये वाला इंस्ट्रूमेंट कर सकता हूँ, ये पॉसिबली कम रिस्क में मेरे को 10% दे सकते हैं। तो इंडिया में ये भी एक मेरे को लगता है लैक है कि एक प्रॉपर स्केड्यूल्ड तरीके से ये सारे प्रोडक्ट्स मिले। हमारे पास बहुत प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं अभी जो इस तरह के प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, ग्रिप है, जिराफ है, पर एनम है, पावर अप है, बहुत सारे ऐसे नाम आ चुके हैं जिसमें आप वेबसाइट पे जाके ये सब कर सकते हैं, पर लोगों को इसकी अवेयरनेस नहीं है। तो मुझे लगता है ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको पता होना चाहिए आप किन प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। थर्ड है स्टॉक मार्केट्स। स्टॉक मार्केट में निवेश करने से पहले बहुत क्लियर है, आपको लर्न कर लो, ठीक है, और छोटे कैपिटल के साथ इन्वेस्ट करो। और प्लीज 2 चीजें आप कभी मत करो, आपको दिन का 10%, महीने का 10% रिटर्न्स नहीं मिलेगा, और पेनी स्टॉक्स मत खरीदना। एक लोग आ जाते हैं 2 रुपए का शेयर है, कल 20 हो जाएगा तो मेरे मजे लग जाएंगे। वो 2 रुपए का शेयर किसी रीजन से ठीक है ना, तो वो 2 रुपए का शेयर हुआ है, कोई कारण से 2 रुपए का हुआ है। वो आपके जैसे बहुत लोग हैं मार्केट में घूमते हुए समझदार, जिनको पता खरीद सकते थे 2 रुपए में, तो वो कोई आपको बेच रहा है 2 रुपए में, ठीक है। तो वो आप प्लीज ये पेनी स्टॉक्स और ये सब स्कैम में मत पड़िए। आप अपने हाई एंड अच्छे प्रोफाइल के स्टॉक्स खरीदिए। अगर आपको स्टॉक खरीदने भी है तो आपके पास निफ्टी 50 है, निफ्टी 50 में देश की बड़ी 50 कंपनीज हैं, उनमें निवेश कीजिए। भाई विप्रो में मैं आपको बताऊं कि विप्रो का IPO आया था 1946 में, 1946 प्री IPO, प्री इंडिपेंडेंस। उसमें किसी ने 10,000 रुपए डाले होते तो आज करीबन उसके 500-600 करोड़ रुपए से ऊपर की वैल्यू थी, ठीक है। तो आप अच्छे से स्टॉक सेलेक्ट करिए। देश में बहुत अच्छी कंपनीज हैं जो ग्रो कर रही है। एशियन पेंट्स है जिसने मैसिव ग्रोथ पाई है, 24,000 टाइम्स का रिटर्न दिया उसने पिछले 40 साल में, 24,000 गुने का, ठीक है। पर कोई रहना चाहिए ना 40 साल उसके साथ। आपने 1 रुपए डाला तो 24,000 रुपए होते हैं, बिल्कुल सही ठीक है। तो ऐसे बहुत स्टोरीज है हमारे पास, पर कोई टिकना चाहिए। ये स्टोरीज 30-40 साल की होती हैं, 20 साल की होती हैं बेयर मिनिमम। तो स्टॉक सिलेक्शन कैसे करते हैं, अगर आप सीख सकते हो
आप समय दे सकते हो तो आप स्टॉक सिलेक्शन करो, नहीं तो छोड़ दो, सीधा म्यूचुअल फंड का काम करो, कोई टेंशन ही मत लो। भाई मैं CFA हूँ, CFA इज गोल्ड स्टैंडर्ड, इट इज अ चार्टर जो ये हमें इक्विप करता है कि हम दूसरों का फंड मैनेज करें। और मैं अपना फंड अपने आप नहीं मैनेज करता, मैं दूसरों को दे देता हूँ, म्यूचुअल फंड मैनेजर को दे रहा हूँ। तो कोई रीजन होगा बिल्कुल कि मैंने ये काम किया। इस पर आप कोई किताब आप सजेस्ट करना चाहते हैं? देखिए बुक्स में ना साइकोलॉजी ऑफ मनी इज अ ब्यूटीफुल बुक मेरे हिसाब से। मैंने अपने बेटे को दी हुई है। तो मेरा बेटा 10 साल का, उसने साइकोलॉजी ऑफ मनी पढ़ी, उसके लर्निंग्स निकाल के वो मेरे को देता है। तो आई थिंक साइकोलॉजी ऑफ मनी इज अ वेरी गुड बुक। फिर अगर आपको वेल्थ बिल्डिंग सीखनी है तो देयर इज अ बुक कॉल्ड द जॉयज ऑफ कंपाउंडिंग। वॉरेन बफे की तो आप कोई भी बुक उठा के पढ़ लो, गोल्ड स्टैंडर्ड है। टोनी रॉबिन्स की कोई भी बुक उठा के पढ़ लो, गोल्ड स्टैंडर्ड है। पीटर लिंच की एक बुक है वन अप ऑन द वॉल स्ट्रीट, गोल्ड स्टैंडर्ड है। ये सारे तो मतलब गोल्ड स्टैंडर्ड है। मैं जनरली उसके अलावा भी कुछ बातों बुक्स की बात कर रहा हूँ। तो जॉयज ऑफ कंपाउंडिंग एक बुक है जो कंपाउंडिंग के बारे में बात करती है। इतनी केस स्टडीज देगी आपको, इतनी केस स्टडीज देगी, आपके माइंड में घुस जाएगा यार कंपाउंडिंग मजेदार चीज है। ठीक है, तो जॉयज ऑफ कंपाउंडिंग है, साइकोलॉजी ऑफ मनी है। एक है अगर आपको तेजी से पैसा ग्रो करना है, आप अग्रेसिव हो, आपका मन है, आपको करना है, तो उसके लिए भी एक सोल्यूशन है। ऐसा नहीं है कि हम कहेंगे कि बिल्कुल मत करो, थक जाओ। हम चाहते हैं ऐसे एंटरप्रेन्योर्स हों जो करें, बट मानसिकता ठीक करके करना। वो है द मिलियनेयर फास्ट लेन। ठीक है, वो भी बहुत प्यारी किताब है। उस किताब में भी वो बताता है कि कैसे आप बीज बो सकते हो और वो पेड़ बनते हैं, और आप कैसे हमेशा लंबे समय का फोकस नहीं, आप छोटे समय में भी खींच सकते हो कुछ चीजें। बट वो बहुत अच्छा एक SOP दिया हुआ है उन्होंने, और एक बहुत अच्छा फ्रेमवर्क दिया हुआ है, उसको फॉलो कर लेना। तो मिलियनेयर फास्ट लेन मुझे बहुत पसंद है। टोनी रॉबिन्स, एज आई सेड, इन लोग की तो मैं पढ़ता ही रहता हूँ। एक बुक मुझे जो बहुत पसंद आई थी वो थी थिंक लाइक अ मॉन्क, जे शेट्टी की। एंड आई वाज लकी इनफ टू गेट अ पर्सनली साइंड बुक फ्रॉम हिम। एंड आई थिंक जो उन्होंने मॉन्क माइंड और मंकी माइंड का कंपैरिजन किया उस बुक में शुरू में, और उसके बाद जिस तरीके से उस किताब को लिखा गया है, आई थिंक किसी को भी मानसिकता पे कंट्रोल करना है तो वो किताब एक बहुत अच्छी किताब है। और इन सब का महाग्रंथ जो है वो भगवत गीता है। तो आई थिंक वी शुड स्टार्ट विद दैट बुक। एंड वो बुक मैं तो जितनी बार पढ़ता हूँ मुझे ऐसा लगता है मैं कुछ नया ही पढ़ रहा हूँ, कुछ नई एक्सपीरियंस, कुछ नई कनेक्टिविटी। अच्छा, एक मजेदार बात है उस बुक का, आप कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हो, आप ऐसे पकड़ के ऐसे खोलो, उसका सोल्यूशन आपके सामने होगा। मैंने मल्टीपल टाइम्स ये देखा है। अगर मैं बाय चांस माइंड कंट्रोल पे फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, खोलूंगा तो छठा चैप्टर निकल आएगा। तो अपने आप ही माइंड काबू में आने लग जाता है। तो आई थिंक वो तो ग्रंथों का ग्रंथ है, महाग्रंथ है। तो किसी को अगर स्टार्ट करना तो बिल्कुल भगवत गीता पढ़नी चाहिए। एंड इफ समबडी वांट्स, आई विल बी हैप्पी टू गिफ्ट देम फ्रॉम माय साइड। अरे अमेजिंग, सो गुड, सो गुड, दिस विल बी सो गुड। अगर किसी को चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताना, या सर को इंस्टाग्राम पर पिंग कर देना आप, या यूट्यूब पर पिंग कर देना। अमेजिंग, दिस इज सो गुड, दिस इज सो काइंड। मुझे एक चीज़ बताइए, जैसे यू बीइंग एन इन्वेस्टर, आपका ना मॉर्निंग रूटीन कैसा रहता है? क्योंकि मेरे को लगता है ना मॉर्निंग पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे कुछ लोग ना पूरे दिन लगे रहते हैं अपनी अपनी जर्नी में, तो जो बहुत एक्टिवली करना चाहते हैं। आपका मॉर्निंग रूटीन इसमें किस तरह का रहता है? तो मैं तो ट्रेडिंग, मैं तो जो मैं ट्रेड भी लेता हूँ तो आई एम नॉट अ डेली ट्रेडर। आपके सामने मैं आज एक वीकडे पे बैठा हुआ हूँ, इतना लंबा हमारा पॉडकास्ट शूट हो रहा है, उससे पहले भी हम मिल रहे थे, उससे पहले मैं ट्रैवल करके आया। तो ये सब करने के बावजूद भी मैं फ्री बैठा हूँ, मेरे को कोई स्ट्रेस नहीं है, टेंशन नहीं है। उसका एक रीजन है क्योंकि मैं डे ट्रेड्स नहीं करता, क्योंकि मेरे को एक्टिवली ट्रेडिंग नहीं करनी है। मुझे जो करना है इस मार्केट में पैसिवली करना है। ठीक है, एक्टिव मेरा कुछ और काम है, मैं कंसल्टिंग करता हूँ या फिर कोचिंग करता हूँ, वो अलग चीज़ है। बट पैसिव जो काम है वो मार्केट्स मेरे लिए पैसिव होनी चाहिए, एक्टिव नहीं हो सकती। दे कांट टेक अवे माई लाइफ, और ना मैं उतना स्ट्रेस लेना चाहता हूँ। बहुत क्लियर हूँ मैं इस चीज़ों को लेकर। तो मेरा जो मॉर्निंग रूटीन है वो मेरे लिए पर्सनली है, मेरे क्लाइंट्स के लिए है। मैं अपने कॉल्स करता हूँ, अपने फ्रेमवर्क्स बनाता हूँ, अपनी वीडियोस शूट करता हूँ यूट्यूब के लिए, इंस्टाग्राम के लिए, वो भी एक काम है। क्योंकि अगर मैं 30-30 मिनट की वीडियो आउट करता हूँ तो उसके लिए मेरे को 3-4 घंटे बहुत मेहनत लगती है। फिर उसके बाद शूट करो, ये सब करो, आप जानते हो, यू नो द रिगमारोल। तो ये सब मेरा काम है, बस दैट्स अबाउट इट। एंड बेटे के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ, उसको एजुकेशन, फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत देता हूँ। मतलब तू स्कूल में जो सीख रहा है सीखता रहे, कोई चक्कर नहीं है, बट विद मी यू विल लर्न बिजनेस, विल स्पीक अ लॉट अबाउट बिजनेस, वी स्पीक अबाउट ऑर्गेनाइजेशंस, वी स्पीक अबाउट मनी। तो मैं उसका मनी के साथ आज ही रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना चाहता हूँ। जो मिस्टेक शायद मुझे लगता है कि, मतलब मिस्टेक नहीं कहूँगा, मेरे फादर ने भी बहुत अर्ली किया, बट शायद और अर्ली होता तो और माइंडसेट और चेंज हो जाता। तो वो मैं अब उसके साथ करता हूँ। अमेजिंग। सो आई थिंक मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये पॉडकास्ट शायद खत्म नहीं होना चाहिए। आई थिंक इतनी ज़्यादा आपने बात की है ना, एंड नॉट जस्ट अबाउट मनी, नॉट जस्ट अबाउट इन्वेस्टिंग, अबाउट ओवरऑल लाइफ, कि कोई भी इंसान इस पॉडकास्ट को देख के अपनी ओवरऑल लाइफ को भी लीड कर सकता है कि उसको वे फॉरवर्ड किस तरह से जीना है, या उसको अपनी लाइफ को किस तरह से देखना चाहिए। आई थिंक एक चीज़ जो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, जो भी ये पॉडकास्ट देख रहा है, कि और आई थिंक आप तो बहुत बहुत ज़्यादा उसके परपेट्रेटर हो, वो है कि
किताबें और अब पॉडकास्ट, ये दो चीज आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन ला सकती हैं। एक किताब, एक पॉडकास्ट, कोई आपने देख ली जीवन में, वो आपके माइंड को चेंज कर सकती है। जैसे भगवत गीता है, मैं 2015 में मुझे भगवत गीता पहली बार मिली, तब तक तो थी 31 का हो चुका था मैं तब तक, एंड इट ट्रांसफॉर्म्ड माई लाइफ। मैं शायद ऐसा नहीं था 2015 से पहले। जो ये मेरे में कॉम्पोजिशन आई है, डेप्थ आई है, ये सब भगवत गीता की देन है। ठीक है, तब तक हम एक, ठीक है, पूजा पाठी थे या फिर रिलीजन में मानते थे, पर भगवत गीता ने व्यू पॉइंट चेंज कर दिया, 360 डिग्री पूरा घुमा दिया, एकदम सर्कल लेके आ गए। और आज इतनी जो डेप्थ, स्ट्रेंथ आई है, वो सिर्फ इसलिए आई है क्योंकि उनके प्रिंसिपल्स को मैक्सिमम फॉलो करने की कोशिश की है। देखो, भगवान के उतने प्रिंसिपल्स को तो कोई फॉलो नहीं कर पाता। स्वयं भगवान भी कहते हैं मैं अपने आप को नहीं जान सकता, तो हम कौन होते हैं। बट जितना कर सके ह्यूमन लाइफ में मैं वो कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उसको निभाऊँ। तो उसने मेरे को बहुत चेंज किया। अमेजिंग, बहुत बढ़िया। एनी फाइनल एडवाइस टू आवर ऑडियंस? फाइनल एडवाइस इज वेरी सिंपल, बिकम अनशेकेबल। ठीक है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से मत इम्पैक्ट लो। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट आपके कंट्रोल में भी नहीं है। ठीक है, गलतियां होंगी, मिस्टेक्स होंगी। ठीक है, अगर आप मिस्टेक्स में अपने आप को माफ़ करो, ठीक है, माफ़ करके उससे लर्निंग लो और अपने आप को फर्दर एजुकेट करो। अपने अंदर के विद्यार्थी को मत मारो, सीखते रहो, क्यूरियस रहो और चीज़ों को सिंपल रखो। कॉम्प्लिकेट मत करो। कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स डोंट मेक यू मनी, वेरी सिंपल थिंग्स विल मेक यू मनी इन लाइफ। ठीक है, दिस इज माय लर्निंग। फैंटास्टिक। अब मैं एक लास्ट क्वेश्चन है आपसे कि अगर कोई भी हमारी जो ऑडियंस है वो आपसे किसी भी तरीके से कनेक्ट करना चाहती है तो आपको कहाँ पर फॉलो कर सकती है? मेरा हैंडल्स हैं, वो यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, दे कैन पिंग मी ऑन इंस्टाग्राम। मैं जनरली रिस्पॉन्सिव हूँ, मैं थोड़ा बहुत कर देता हूँ रिस्पॉन्स, खुद ही बैठ के कर लेता हूँ। टीम को भी कहता हूँ कि मैं कर लूँगा कुछ मतलब मैं रखता हूँ एक आधा पौना घंटा की लोगों के जवाब दे दूँ कुछ चीज़ों में। ग्रेट। एंगेज भी करता हूँ, लोगों से पूछता हूँ आपके मन में कोई मेरे लिए सवाल है तो ज़रूर बताना। वट एवर बेस्ट आई कैन डू प्लेटफॉर्म पे बैठ के मैं कर सकता हूँ। एंड तो ये मेरे प्लेटफॉर्म्स है जिसके थ्रू वो मेरे साथ एंगेज कर सकते हैं। फैंटास्टिक। एनीथिंग यू वांट टू टॉक, यू नो टॉक अबाउट आवर पॉडकास्ट और रीडर्स बुक्स क्लब? देखिए, मैंने आपको क्या कहा कि आप एक ऐसी चीज़ के परपेट्रेटर हो जो लोगों को चाहिए। और मैंने ना कुछ इंप्रूवमेंट्स पिछले 5-6 सालों में हमारे इंडियन ऑडियंस में देखी है। पहले मुझे याद है कि 200 रुपए की किताब खरीदने से पहले लोग ना बहुत सोचते थे। आज 20-20 लाख रुपए के कोर्स भी खरीद रहे हैं। हाँ। ठीक है, मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट है। तो ना मैं आपकी एक ऑडियंस को खतरनाक रिवील देता हूँ, और ये सर बहुत कोचेस मेरी जान के पीछे पड़ सकते हैं इसके बाद, बट आई डोंट केयर। देखो, व्हाट आर कोचेस? ठीक है, कोचेस, क्योंकि आपने किताब नहीं पढ़ी एज एन ऑडियंस, वो किताब पढ़ के उसमें से जूस निकाल के रीपर्पस, रीपैकेज करके आपको 299 की किताब में जो लिखा है वो 30,000, 3 लाख, 30 लाख रुपए के कोर्स में बेच देते हैं। ये फैक्ट है। जितने भी कोचेस हैं अक्रॉस बोर्ड, क्या है, दे आर, उनसे आप पूछो आप क्या सबसे ज्यादा करते हो, कहते मैं किताब ज्यादा पढ़ता हूँ। करेक्ट। कोई भी कोच से पूछ लो, आप खुद भी बहुत किताबें पढ़ते हो, मैं बहुत किताबें पढ़ता हूँ, बहुत भी, और मेरे दोस्त हैं जो कोचेस हैं वो बहुत अच्छे किताबें पढ़ते हैं। तो वी आर ऑल अ प्रोडक्ट ऑफ व्हाट वी रीड, एंड दैट्स व्हाई लोग कहते थे रीडर्स आर लीडर्स एंड लीडर्स आर रीडर्स। ठीक है, तो ये बात अप्लाई करती है। मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि अमित जी के चैनल पे जाके उन्होंने चीज़ों को आसान कर दिया। जब किताबों के बारे में बात कर रहे हैं, वो उसकी लर्निंग्स दे रहे हैं, तो आप जाके देखो और अपने आप को लीडर बनाओ, रीडर बनाओ। और जो चीज़ आप दुनिया में 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार रुपए देके कोचिंग कोर्स कर रहे हो, उसको एक किताब में आ जाता है। एक अच्छी किताब आप पढ़ लो, साइमन सेनेक की कोई किताब पढ़ लो, जो मैंने कहा था किताबें रेकमेंड करी हैं वो पढ़ लो, आपका लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। जब मैं कह रहा हूँ भगवत गीता पढ़ के मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, तो आपका भी कोई ना कोई किताब पढ़ के हो सकता है, भगवत गीता नहीं कोई और किताब होगी, उससे हो जाएगा। सो वन बुक, वन पॉडकास्ट कैन एक्चुअली चेंज योर लाइफ। अमेजिंग। तो ये मेरा लास्ट मैसेज होगा। तो संजय जी, बहुत बहुत थैंक यू आपको। मतलब मैं ये समझता हूँ कि मैंने अभी तक बहुत सारे पॉडकास्ट शूट किए हैं, बहुत सारे पॉडकास्ट अब तक डाले, लेकिन आज वाला ना, मतलब वन ऑफ द मोस्ट, मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि वापस से मेरे को ना ऐसा कुछ अलग इंसाइट मिली है और मैंने कुछ ऐसा सीखने की कोशिश की है आज जो शायद मैं जिंदगी भर याद रखूंगा। थैंक यू सो मच अमित जी। मैं आपको एक बात बोलता हूँ, आज आपने सीखा नहीं है, आज आपके मन में जो पॉइंट्स थे उनको एक और वो मिली है, जैसे क्या कहते हैं, कंफर्मेशन बाय होता है। तो क्योंकि मैं आपको देखता हूँ, फॉलो करता हूँ, तो मैं जानता हूँ आप भी ये बातों में ही बिलीव करते हो। आई नो इंटरनली यू बिलीव इन द सेम। बट क्या होता है कि जब हम नॉइस सुनते हैं मार्केट का, तब हमें लगने लग जाता है कि यार ये मतलब शायद मैं सही नहीं सोच रहा। बट जब आप अच्छे लोगों से मिलेंगे, राइट, जिन्होंने कुछ लाइफ में अचीव किया, मैंने कहता मैंने बहुत किया, बट कुछ भी किया,
तो आप उनमें से यही डेप्थ पाएंगे कि जो मैंने बातें की हैं 85-90% इसी के अराउंड बात होगी। बहुत सिंपल बात करेंगे जो अनबिलीवेबल लगती हैं कि यार अच्छा इतना इजी था क्या। तो आई थिंक दैट इज द बिगर थिंग। आप ये बात बोल रहे हैं कि आप सीख रहे हैं, आपका ह्यूमिलिटी है, बड़प्पन है, बट आई थिंक अंदर आपको ये बात पता थी। इट इज जस्ट कि एक कंफर्मेशन और इस पॉडकास्ट के माध्यम से मिल गया। जी बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच। मैं आई डोंट नो ये पॉडकास्ट एक पार्ट में जाएगा या 2 पार्ट में जाएगा, मगर मैं ये समझता हूँ कि इस पॉडकास्ट की बहुत सारे लोगों को ज़रूरत थी जी, और वो आपके और मेरे माध्यम से वो बहुत सारे लोगों तक पहुँचेगा। और आपकी नॉलेज जो आपने इतने सालों में सीखा, समझा और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया, उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को वो जो आपने 40 से पहले अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को अचीव किया है, वो बहुत सारे लोगों को अचीव करने में मदद मिलेगी। आई एम श्योर एंड आई विल बी वेरी हैप्पी ऐसा लोग कर पाए और वो अचीव करने के बाद अपनी लाइफ का पर्पस ढूंढे और सेवा करे, फिर जन कल्याण करे, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। अमेजिंग। थैंक यू सो मच अमित जी। थैंक यू सो Thank मच you for all your थैंक यू time. सो मच। सो थैंक यू गाइज। ये पॉडकास्ट में बिल्कुल मजा आ गया मेरे को। एंड अगर आप इसी तरह का कंटेंट और भी देखना चाहते हैं तो मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि संजय जी का यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम आप जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि वहां पर आपको इसी के एक्सटेंडेड वर्जन जो हमने पिछले 1-1.5-2 घंटे में बात की, इसी का एक्सटेंडेड वर्जन और डिटेल में आपको समझ में आने वाला है। वहाँ बहुत सारी स्किल भी सीखेंगे आप, बहुत सारे माइंडसेट भी सीखेंगे और आपको ना बहुत बारीक डिटेल समझ में आएगी कि मैं अगर अपनी इन्वेस्टिंग की जर्नी शुरू करना चाहता हूँ या मैं उसके बीच में हूँ या मैं बहुत साल कर चुका हूँ, मैं कहाँ अटका हूँ, वो सारे जवाब आपको मिल जाएंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद अगर आप पॉडकास्ट में यहाँ तक बने हुए हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही कोई प्योर सोल हमारे पॉडकास्ट पर आए और अपनी नॉलेज को शेयर करे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। जल्दी मिलते हैं और भी बेहतरीन पॉडकास्ट के साथ। थैंक यू सो मच।